सर्वदा वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं। गुरु वंदना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं गुरुवे नमः। दुर्गा वंदना। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। थैंक यू सर। हेलो। बहुत अच्छा। एक खुशखबरी ये है, अब बहुत सारे पॉडकास्ट में भी लोग प्रार्थना शुरू कर दिए हैं, लाइक अस। थैंक यू। बहुत अच्छा। और आपके प्रार्थना में आज बहुत ताकत थी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गार्जियन अटकौरी प्रसाद साहब से, तो प्रोग्राम का स्टार्ट करके हमारे दिलीप सिन्हा जी को बोलने का अनुमति दीजिए। प्रसाद साहब, हमारे ग्रुप के गार्जियन। प्रसाद साहब की आवाज नहीं आ रही है। वो म्यूट है सर, म्यूट है। हेलो। हाँ आ गई। अच्छा है, आज होली के दिन भी आपने प्रोग्राम रखा है, बड़ा अच्छा है। और विषय के बारे में तो हमको अंदाज नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपसे ही सुना कि दिलीप जी बोलने वाले हैं, तो बड़ी बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। तो अब देर नहीं करिए, बड़ा अच्छा है। दिलीप जी अगर आ गए हैं तो उनको उनका स्वागत है, और उनको कहिए कि शुरू करें, अपनी बातें शुरू करें। अब विषय भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि जरा बता दीजिएगा क्या विषय है। विषय है कि ट्रंप कौन है और क्या एक आदमी पूरा दुनिया का पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स बदल सकता है, उसमें क्या। सादर प्रणाम सर, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ पर प्रसाद सर एक लाइन बोल दे रहा हूँ। होली इज ए वेरी ऑस्पिशियस फेस्टिवल। जो प्रहलाद की कहानी है उसमें यही है कि जो जय विजय जो बैकुंठ में भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे, वो 3 जन्मों में अवतार लिए। उनको ये मतलब भगवान का ही वरदान था कि तुम 3 बार जन्म लोगे और मैं तुम्हारा वध करूंगा। अच्छा। तो हिरण्यकश्यपु के रूप में ही विष्णु भगवान ने
सॉरी ओह। आई मीन नरसिंह के रूप में ही विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, और वो ये पूर्व काल का ही कुछ प्रारंभ था। तो ये बुरे पर अच्छे की विजय का प्रतीक है सर, इसीलिए बहुत ऑस्पिशियस डे है आज। थैंक बहुत यू। ऑस्पिशियस डे है, बहुत ऑस्पिशियस डे है। बहुत अच्छा लगा आपने जो बातें कही, क्लैरिफिकेशन जो हुआ तो बहुत अच्छा लगा। याद आ जाती है सारी चीजें जो कहीं न कहीं मस्तिष्क में या हृदय में छिपी रहती हैं, उसको आपने उजागर कर दिया, बिल्कुल उजागर कर दिया। तो अब ठीक है, आपने आपने भजन कर ही दिया है। जो अब दिलीप जी को कहें, दिलीप जी अपनी बातें शुरू करें। दिलीप जी, दिलीप जी। हाँ, थैंक यू सबको, मेरा प्रणाम। और इस निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने फिर याद किया कि मैं आकर कुछ बोलूं। अमिताभ जी ने कहा है कि मैं कहूँगा इस बात पे कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदल सकता है। अब बदल सकता है कि नहीं तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना निश्चित जरूर है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को तोड़ने में यदि एक शक्तिशाली व्यक्ति लग जाए तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने जो अपना टॉपिक था उसका नाम रखा था कि कहेंगे ट्रम्प्स वर्ल्ड डिसऑर्डर। अच्छा, जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो सब अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा ठीक है, बहुत सॉरी। उससे वो हाँ, तो कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है उसको तोड़ने में डोनाल्ड ट्रंप का यदि टूटती है, और आशंका है कि टूटी जाएगी, तो उसमें निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप का हाथ बहुत बड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को डोनाल्ड ट्रंप ही तोड़ेंगे। इस व्यवस्था को तोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो करीब पिछले 15 साल से शुरू हो चुकी थी, और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात यह है कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री से किसी ने पूछा, बहुत लंबा इंटरव्यू है फाइनेंशियल टाइम्स में जो उन्होंने लंदन में दिया फाइनेंशियल टाइम्स कॉरेस्पॉन्डेंट को, और उन्होंने कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था थी उसके लिए भारत को कोई विशेष प्रेम नहीं है उससे, क्योंकि उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का जो स्थान था वो कोई बहुत ऊंचा स्थान नहीं था, और जो बाकी जो शक्तियां थी, जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, उन्होंने अपना स्थान ले लिया था, और जब तक हम वहां पहुंचे तब तक वो टेबल जो था वो भर चुका था। और उनका इशारा निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद की ओर था, सिक्योरिटी काउंसिल पर था, जहां पर कि हम पिछले 30 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हमें भी एक परमानेंट सीट मिले, और उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसी को लेकर उनका आक्षेप था कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसके लिए भारत में कोई विशेष रुचि नहीं है उसको चलाने में। लेकिन तब है कि किसी अव्यवस्था से कोई भी व्यवस्था अच्छी होती है। तो अभी जो अव्यवस्था हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद पिछले 2 महीने में किया है, उसका असर तो हम देख ही रहे हैं कि उसका असर यदि आप देखें तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए सत्ता में, उसके आने के पहले से अमेरिका में ये एक उम्मीद हो गई थी कि अमेरिकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा डोनाल्ड ट्रंप का आना, और अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था वो बढ़ने लगा था।
विशेषकर जो बिग टेक जो हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो है, अमेजॉन और ये सब, विशेषकर ये जो एलन मस्क है, इनके शेयर्स बहुत बढ़ गए थे। तो ये जो फिनोमिनल इंक्रीज हुआ था, उसके कारण उसका एक सीधा असर भारत पर पड़ा कि हमारे यहाँ से कैपिटल, जो फॉरेन कैपिटल था, वो पिछले 2 महीनों में बाहर निकल गया यहाँ से अमेरिका में इन्वेस्ट होने के लिए। तो हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो बुरी तरह नीचे गिरा, क्योंकि हमारे यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ। तो लेकिन जो अव्यवस्था आई डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, और खासकर उनके जो मेजर्स थे, उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे, और उनके जो रैपिड यू टर्न्स थे कि कुछ करें फिर पलट दें लेकर, उसका असर अमेरिका पर भी पड़ा। और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पिछले 3 दिन पहले करीब $4 ट्रिलियन गिरा, और अभी थोड़ा रिकवर किया है, लेकिन अभी भी चल रहा है। उसका जो भी राइज हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वो सब न्यूट्रलाइज हो गया है। तो ट्रंप के आने का जो यूफोरिया था शुरू में, वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि ट्रंप जो है वो उनकी जो नीतियां हैं वो इतना उलटफेर उसमें करते हैं वो, कि वो उसके कारण एक सेकंड जरा, सॉरी, ये जो इतना उलटफेर उन्होंने किया है, उसके कारण मार्केट्स तो सारी दुनिया में अव्यवस्थित हो गई हैं, यहाँ तक कि अमेरिका में भी अनिश्चितता आ गई है। और मजेदार बात यह है कि यूरोप का स्टॉक मार्केट जो है, जो शुरू में नीचे गिर रहा था, वो अभी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, क्योंकि यूरोप में लोगों को उम्मीद है कि यूरोप शायद डोनाल्ड ट्रंप के डांट सुनने के बाद वो और डिटर्मिन्ड कदम उठाएगा अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए और यूनाइटेडली काम करने के लिए। तो उस पर आते हैं थोड़ी देर में हम। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो मेजर्स थे वो क्या थे? अधिकांश मेजर्स उनके हैं वो टैरिफ को लेकर के हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिका का जो व्यापार घाटा था वो करीब $1 ट्रिलियन का है, अभी भी है। तो वो घाटा जो है उसे वो कम करना चाहते हैं, और वो जो उसके जो 3 प्रमुख देश हैं जिनसे कि ट्रंप का, यूएसए का घाटा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा चीन के साथ है, लगभग $800 बिलियन के आसपास का होना चाहिए। उसके बाद कनाडा के साथ है और मेक्सिको के साथ है। तो ये 3 देश विशेषकर टारगेट थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन का भी सरप्लस अमेरिका के साथ है, और भारत का भी नंबर है, भारत का 10वां नंबर है सरप्लस में। हमारा सरप्लस करीब $60 बिलियन का है अमेरिका के साथ, गुड्स में भी है और सर्विसेज में भी है। तो अमेरिका भारत का भी नाम लेता रहता है कि भारत पर भी ड्यूटी लगेगी। तो हमने तो भाई पहले ही प्रधानमंत्री चले गए अमेरिका, जाकर के वहां पर थोड़ा मिल करके आए, तो उससे कम से कम फिलहाल कुछ लगा नहीं है, लेकिन आशंका ये है कि 2 अप्रैल से शायद वो कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएं, केवल भारत पर ही नहीं, विश्व के सारे देशों पर। तो जो टैरिफ उन्होंने लगाया है वो लगाकर हटा भी देते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर हटा देते हैं। तो अभी स्थिति ये है कि जब उन्होंने अनाउंस किया था शुरू में, जिस दिन जैसे सत्ता में आए 20 जनवरी को, उसके फौरन बाद, कि हम 25% ड्यूटी लगाएंगे कनाडा और मेक्सिको पर, और चीन पर 10%। तो चीन पर 10% तो लागू कर दिया उन्होंने। ट्रंप कनाडा और मेक्सिको का उन्होंने कहा कि ये 1 महीना बाद लागू होगा। 1 महीना बाद उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा और स्थगित कर देते हैं इसे। तो वो जो 25% ड्यूटी थी कनाडा और मेक्सिको पर, वो उन्होंने लगाया नहीं है अभी। चीन पर उन्होंने 1 महीने बाद 10% और ड्यूटी लगा दी। तो चीन पर अब 20% ड्यूटी लग गई है, जिसकी प्रतिक्रिया चीन में हुई है। चीन ने 2 तरीके से रिएक्ट किया है। एक, उन्होंने अमेरिका के कुछ एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी लगाई है, टैरिफ लगाया है, और अपने कुछ जो
स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट्स थे अमेरिका को, विशेषकर चीन के पास कुछ रेयर अर्थ्स हैं जैसे लिथियम वगैरह होते हैं, उनका एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर कुछ पे चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है कि अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हम। तो ये तो हुआ चीन का रिएक्शन। दूसरा हुआ कनाडा और मेक्सिको पर उन्होंने 25% ड्यूटी नहीं लगाई, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एल्यूमिनियम और स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई है 25%। तो ये अक्रॉस द बोर्ड लगाई है सारे देशों पे। जो जो देश स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उनके ऊपर 25% ड्यूटी लगी है, और उस पर जो मेन एक्सपोर्टर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन और कनाडा हैं। तो इन पर धक्का लगा है। कनाडा ने तुरंत रिटेलिएट किया और अमेरिकन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई है, बल्कि कनाडा में तो बॉयकॉट्स भी शुरू हो गए हैं अमेरिकन गुड्स के, और यूरोप ने भी इक्वल अमाउंट में काउंटर टैरिफ लगाया है अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पे। तो ये हुआ टैरिफ का मामला। टैरिफ में अभी भी स्थिति बहुत फ्लूइड है। ट्रंप ने कहा है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि प्रत्येक देश के साथ जो ड्यूटी वो देश लगाता है वही ड्यूटी अमेरिका लगा देगा उनके ऊपर। तो भारत जैसे, भारत का जो ऑटो इंपोर्ट्स है अमेरिका से, उस पर 100% ड्यूटी थी पहले, भारत ने भी कम कर शायद 75% कर दिया है उसे। तो अमेरिका फिर अगर चाहे तो वो ड्यूटी लगा देगा 2 अप्रैल से भारतीय ऑटो एक्सपोर्ट्स पे। लेकिन अभी भी स्थिति बहुत फ्लूइड है, और ये ड्यूटी लगने से और जो काउंटर ड्यूटीज लगाए गए अमेरिका पे, और जो खास करके कनाडा में जो बॉयकॉट शुरू हुआ, कनाडा में नहीं यूरोप में ही बॉयकॉट शुरू हुआ है, खास करके टेस्ला को लेकर के। टेस्ला आपको मालूम होगा कि टेस्ला इलॉन मस्क की गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो कि बहुत बिकती है अमेरिका में और एक्सपोर्ट भी होती है, महंगी गाड़ी होती है। तो अमेरिका चाहता है कि टेस्ला पर ड्यूटी कम की जाए, लेकिन यूरोप और कनाडा में टेस्ला का बॉयकॉट शुरू हो गया। तो टेस्ला के सेल्स जो है वो बहुत गिरे हैं, टेस्ला का शेयर भी नीचे गिरा है। तो और इसके कारण अमेरिकी निवेश पर असर पड़ा है। अमेरिका में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अब घबरा गए हैं, और वो दबाव डाल रहे हैं ट्रंप पर कि अब आप थोड़ा धीरे चलिए इस मामले में, क्योंकि अमेरिका में अब डर ये हो रहा है कि कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका में हो सकता है कि रिसेशन आ जाए। तो वो तो अभी कुछ कहना मुश्किल है उसके बारे में। तो ये हुई टैरिफ की बात। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं अमेरिका की, जिस पर उन्होंने बहुत कड़ा कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में यूएस एड आता है। यूएस एड का बजट मुझे याद नहीं है कितना है, लेकिन यूएस एड दुनिया भर में जाता है, भारत को भी मिलता है यूएस एड। और अमेरिका ने, ट्रंप ने यूएस एड पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन 2-3 देशों को तो उन्होंने छोड़ दिया उसमें से, इजराइल, इजिप्ट, और अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को भी उन्होंने $300 बिलियन, $400 बिलियन का एड दिया था F-16 के मेंटेनेंस के लिए। तो उस पर भी कई जगह वो बैक ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन यूएस एड में खास करके अफ्रीका के देशों के लिए बहुत असर पड़ेगा उनके ऊपर यूएस एड बंद होने से। दूसरा कदम जो ट्रंप ने उठाया है वो है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहां से अमेरिका को विड्रॉ कर लिया है। अभी फिर कोई बात हो रही थी कि शायद उस पर रोक लगा दें लेकर के, लेकिन इन एनी केस अमेरिका का जो कोऑपरेशन है WHO के साथ वो कम हुआ है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। पहले भी विड्रॉ किया था ट्रंप के फर्स्ट टर्म में। अभी वैसे सदस्य नहीं है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का अमेरिका, लेकिन अमेरिका को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। और एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन है UNRWA, ये है यूएन रिलीफ एजेंसी पैलेस्टाइन के लिए, पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज के लिए। तो इसकी उन्होंने फंडिंग बंद कर दी है। और ये प्रमुख WTO पर हो रहा है कि WTO से शायद अमेरिका विड्रॉ कर जाए। अभी तक विड्रॉ किया नहीं है, लेकिन आपको मालूम होगा कि WTO में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि 2 स्टेप प्रोसेस होता है। एक मेन अपील हो, एक मेन कंप्लेंट है और दूसरा अपील होता है। तो इन दोनों में जो
नॉमिनेशंस होते हैं आर्बिट्रेटर्स या जजेस के, उस पर अमेरिका ने रोक लगा दी थी बहुत पहले से। ट्रंप ने पहले टर्म में ये लगा दिया था। तो धीरे धीरे ये जो दोनों बॉडीज हैं, इनमें अब कोई जजेस हैं बचे ही नहीं हैं, तो ये बिल्कुल डिफंक्ट हो गए हैं। तो WTO पर असर ये पड़ा है कि WTO में जब WTO बना था तब हुआ था कि अगर कोई देश WTO के कानून का उल्लंघन करता है तो जो प्रभावित देश है वो उसे ले जा सकता है WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में। और कई देश गए भी थे, कई जजमेंट्स भी हुए थे, अमेरिका के खिलाफ भी, भारत के खिलाफ भी। तो इस तरह का WTO थोड़ा असरदार बन रहा था। लेकिन जब से ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इनएक्टिव हो गया है, तब से जो देश हैं वो मनमानी कर रहे हैं, विशेषकर अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने जो भी कदम उठाए हैं वो सारे के सारे चैलेंजेबल हैं इन द WTO। लेकिन चूंकि वहाँ डिस्प्यूट सेटलमेंट है नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तो हुए उसके जो मेन अंतर्राष्ट्रीय जो कदम है। अब मैं एक और कदम उठा रहे हैं, वो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस पर। उन्होंने एक लिस्ट जारी की है करीब 42-43 देशों की, जिसमें उन्होंने देशों को 3 कैटेगरी में डाला है, 3 कैटेगरीज में डाला है, एक रेड, एक ऑरेंज और एक येलो। रेड देश वो हैं जिनके लोगों को वीजा नहीं मिलेगा अमेरिका आने के लिए। इसमें कुछ कुछ देश हैं, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया वगैरह हैं, ईरान है, 10-11 देश हैं इसमें। दूसरा है ऑरेंज लिस्ट। ऑरेंज लिस्ट में है कि केवल जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको वीजा मिलेगा, टूरिस्ट वीजा और इमिग्रेशन वीजा उन देशों को नहीं मिलेगा। इस लिस्ट में नाम एक है पाकिस्तान का। तो इंडिया में आपने देखा होगा कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में है, ऑरेंज लिस्ट में। और तीसरा लिस्ट जिसमें करीब 20 देश हैं, उसमें है कि 60 दिन तक इन देशों को ऑब्जर्व किया जाएगा, और अगर वो अपनी पॉलिसी ठीक कर लेते हैं तब तो ठीक होगा, वरना फिर इन पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो फॉर्चुनेटली इसमें भारत का नाम नहीं है। लेकिन एक और कदम जो इन्होंने बहुत मजबूत उठाया है वो है इमिग्रेशन को लेकर, इलीगल इमिग्रेशन खास करके, कि बॉर्डर से जो लैंड बॉर्डर है मेक्सिको के साथ, उससे जो लोग आ रहे थे वहां पर उन्होंने आर्मी डिप्लॉय कर दी है, वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, आर्मी को इमरजेंसी पावर्स दे दिए हैं कार्रवाई करने के लिए। और उसी सिलसिले में जो करीब 300-400 भारतीय पकड़े गए थे इलीगली एंटर करते हुए, उनको 2 हवाई जहाज में बिठा करके पैर में बेड़ी बांध के हथकड़ी पहना के वापस इंडिया भेज दिया गया। इंडियंस की संख्या इलीगल कितनी है किसी को मालूम है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि 2 लाख करीब है अमेरिका में, लेकिन चूंकि इलीगल है तो किसी की संख्या भी नहीं है किसी के पास। लेकिन अभी तक जो आए हैं भारतीय वो 388 मेरे ख्याल से फिगर है, 2 हवाई जहाज में आए हैं, दोनों अमृतसर गए। अधिकांश लोग पंजाब और गुजरात के थे, उसमें कुछ हरियाणा के थे। तो ये हुई इसकी बात। अच्छा, इसका ट्रंप पर क्या असर पड़ा है, ट्रंप की पॉपुलैरिटी पर क्या असर पड़ा है? अब ये भी हाल में एक रिपोर्ट आया, आज या कल CNN का एक सर्वे आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है उनकी पॉपुलैरिटी काफी गिरी है पावर में आने, सत्ता में आने के बाद, यानी पिछले 2 महीने में ही। लेकिन एक क्षेत्र में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और वो है इमिग्रेशन के कारण। उन्होंने जो कार्रवाई की इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, उसे लेकर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन कुछ और ऐसे विषय हैं जिनको लेकर उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। वो है टैरिफ के कारण, फॉरेन पॉलिसी के कारण, और हेल्थ केयर में जो उन्होंने कदम उठाए हैं हेल्थ केयर कम करने का, उसके कारण। और बजट मामला को लेकर के, बजट पे भी वो चाहते हैं कि बजट में जो डेफिसिट है उसे कम किया जाए और बैलेंस्ड बजट प्रेजेंट किया जाए। तो कॉस्ट कटिंग बहुत कर रहे हैं, तो उस पर अभी कोई खास ओपिनियन नहीं है। लेकिन कॉस्ट कटिंग में आपको देखा होगा कि एलोन मस्क को उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE। उसको लोग डोज या डोग प्रोनाउंस करते हैं। तो डोग जो है, ये डोज, इस डिपार्टमेंट में मस्क ने जाकर के सब डिपार्टमेंट को बहुत, वहां पर अफरा तफरी मच गई, सब जगह लोगों ने नोटिस भेज दिया कि तुम बताओ तुमने क्या किया पिछले कुछ दिनों में, क्या क्या काम कर रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं निकाला जाए। बहुत लोगों को कहा गया कि तुम निकल जाओ, कुछ लोगों को कहा गया तुम अपने आप निकल जाओगे, तुम्हें कुछ पैसा भी मिलेगा, नहीं अपने आप जाओगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तो इस प्रकार से कई लोग की छटनी हुई है, और बहुत
डर फैला हुआ है, बल्कि इसे लेकर के झगड़ा भी काफी हुआ मस्क का ट्रंप के कैबिनेट के साथ। आपने देखा होगा कि एक झगड़ा हुआ था जो नए नए अपॉइंट हुए हैं FBI के चीफ भारतीय मूल के कश्यप पटेल नाम है उनका। तो ये कैश पटेल जो हैं, इनको जब इनके एजेंट्स को FBI के एजेंट्स को कहा गया कि तुम लोग अपने कार्रवाई के बारे में बताओ, तुमने क्या काम किया, तुम्हें क्यों किसी क्यों नहीं निकाला जाए, तो इन्होंने ऑर्डर इश्यू किया कि तुम मस्क को ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दोगे, तुम्हें जो कार्रवाई होगी सब डायरेक्टर FBI करेगा, न कि मस्क। और एक कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं मार्को रूबियो, उनके साथ झगड़ा हो गया मस्क का। मस्क ने कहा कि रूबियो तुमने कुछ किया नहीं है। रूबियो ने कहा कि नहीं, मैंने 1500 लोगों को निकाला है, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। तो करके बहुत झगड़ा हुआ। तो उस पर भी थोड़ा रोष है, कैबिनेट में भी है और लोगों में भी है। तो ये सब ले दे करके ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी भी है, इस पर भी असर पड़ा है वहां पे। तो ब्रॉडली यही कहेंगे हम कि ट्रंप की जो पॉलिसी है। अच्छा, भारत पर इसका क्या असर पड़ा है? एक तो हमने कहा कि हमारा स्टॉक मार्केट नीचे गिरा। उसका प्रमुख कारण था कि अमेरिका में जो बुलिश सेंटिमेंट जो हुआ स्टॉक मार्केट के बल लेकर, उसके कारण भारत से बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकला और चला गया अमेरिका इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन 2-3 क्षेत्रों में भारत के लिए अच्छा रहा है। ये अच्छा इन द सेंस कि हम पर फॉरेन पॉलिसी में दबाव बहुत पड़ता है 2-3 क्षेत्रों में। एक पड़ता है एनवायरनमेंट को लेकर खास करके यूरोपीय देश जो हैं वो बहुत दबाव डालते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया कोई खास कार्रवाई कर नहीं रहा है एनवायरनमेंट लेकर। हम लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन फैक्ट इसकी हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन हो गया, इतनी हमारी अपनी कार्रवाई बहुत कम है। तो उसके कारण हम हमेशा दबाव में रहते हैं। तो वो दबाव कम हुआ है और उसका आपने एक असर देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी बातचीत जब भी होती है ट्रेड के बारे में, वो तो ट्रेड के बारे में बात करते हैं यूरोपियन यूनियन वाले, तो ट्रेड में हमारे ऊपर 2-3 चीजों में दबाव पड़ता है। एक एनवायरनमेंट को लेकर, एक ह्यूमन राइट्स को लेकर और एक लेबर राइट्स को लेकर। इन सब को लेकर यूरोपियन यूनियन हम पर हमेशा दबाव डालता रहता है कि तुम ये सब कार्रवाई नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें हम ट्रेड एग्रीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो आपको याद होगा कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन जो है यूरोपियन यूनियन के साथ कई वर्षों से चल रहा है, उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। लेकिन अभी 2 हफ्ता पहले यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की वेंडरलेन और अपने साथ 12 कमिश्नर्स को लेकर के भारत आई, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था कि 12 कमिश्नर्स वेंडरलेन के साथ आए। बातचीत हुई और बातचीत बहुत सकारात्मक हुई, बहुत पॉजिटिव हुई। और अब बल्कि आशा जताई जा रही है कि शायद इस साल में ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट की बातें यूरोपियन यूनियन ने उठाई ही नहीं। और ये सीधा उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। एक डोनाल्ड ट्रंप का दबाव यूरोपियन यूनियन पर जो पड़ रहा है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का दबाव, डोनाल्ड ट्रंप स्वयं जो इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, चारों तरफ की जो बात कर रहे हैं, तो अब किसी को इस बात का मुंह नहीं है, विशेषकर पश्चिमी देशों में, कि वो एनवायरनमेंट या ह्यूमन राइट्स लेकर के भारत पर कोई आक्षेप करें। बल्कि यहाँ तक कि एनवायरनमेंट को लेकर आपको मालूम हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ड्रिल बेबी ड्रिल। उनकी एक नई पॉलिसी का नाम ही ड्रिल बेबी ड्रिल है कि अमेरिका में हम लोग कैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो ड्रिलिंग है वो दोबारा शुरू करें। अब मालूम हुआ कि बाइडेन के समय अमेरिका में नए ड्रिलिंग बिल्कुल बंद कर दिया गया था और उसके कारण अमेरिका में पेट्रोल के दाम भी बढ़े थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ड्रिल करेंगे, खूब ड्रिल करेंगे और पेट्रोल का दाम नीचे गिराएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका में जो तेल निकलता है उसकी जो कीमत है वो करीब $60-65 के आसपास पड़ती है पर बैरल। तो अगर
पेट्रोल का दाम 60 के नीचे चला आता है, 50 के आसपास चला आता है, तो अमेरिकन ऑयल निकालना वायबल नहीं होगा, इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। लेकिन इतना अगर ट्रम्प सोचते नहीं है, खैर अभी तक जो कीमत है वो तो अभी काफी बढ़ी हुई है, इसलिए उसका अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। तो एक और जो अंतर्राष्ट्रीय इम्पैक्ट जो पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो पड़ा है नेटो के ऊपर। हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन का कि यूरोपियन यूनियन घबराया हुआ है ट्रंप से, तो उसके दो कारण हैं यूरोपियन यूनियन के डरने के। एक तो जो टैरिफ की बात हुई, यूरोपियन यूनियन का भी सरप्लस है अमेरिका के साथ, लेकिन ज्यादा खतरा यूरोपियन यूनियन को लग रहा है नेटो की दृष्टि से कि यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो लगभग अमेरिका ने ही गारंटी की है, क्योंकि अमेरिका ही नेटो का मुख्य सदस्य है और अमेरिकन डिफेंस एक्सपेंडिचर और अमेरिकन एयर पावर के दम पे ही यूरोप की सुरक्षा होती है। तो यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने, ट्रंप ने इतना डरा दिया है कि शायद वो नेटो से बाहर भी निकल जाएं, या शायद वो जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है यूरोप को जो देते हैं वो शायद वो खत्म हो जाए। तो ट्रंप का जो सबसे बड़ा जो असर पड़ा है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का, वो पड़ा है नेटो के ऊपर, कि नेटो के देश जो हैं, यूरोप के देश जो देश हैं, वो अब घबरा गए हैं और वो कह रहे हैं कि अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर वो बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं केयर स्टारमर, उन्होंने कहा कि वो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। जो नए चांसलर इलेक्ट हुए हैं जर्मनी में, उन्होंने भी कहा है कि वो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। फ्रांस ने कहा है कि फ्रांस अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला पूरे यूरोप को देने को तैयार है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो नेटो में अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसके कारण भी यूरोपियन यूनियन का जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ने लगा है, क्योंकि अभी तक जो वहां पर जो बहुत स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स थे उसके कारण स्टॉक मार्केट भी दबा रहता था। अब चूंकि बात हो रही है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो उससे अमेरिका में ये यूरोपियन यूनियन में इकोनॉमी जो है उसे थोड़ा बूस्ट मिला है। और यूक्रेन तो आपको मालूम है कि यूक्रेन में ट्रंप ने पहले यूक्रेन से झगड़ा हो गया था ज़ेलेंस्की के साथ, ट्रंप ने बंद कर दिया था 2-3 दिनों के लिए ऑल मिलिट्री एड टू यूक्रेन, अब फिर चालू कर दिया है। लेकिन उसका एक असर ये पड़ा है कि पुतिन को नया जोश मिल गया, और यूक्रेन ने एक आक्रमण किया था रूस के जो एक एरिया है नॉर्थ ऑफ यूक्रेन, कुर्स्क बोलते हैं उसे, तो कुर्स्क एरिया में काफी बड़ा इलाका यूक्रेन ने अटैक करके कैप्चर कर लिया था। वहां पर पुतिन ने काउंटर अटैक किया है, और अभी एक यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी घिर गई है, और पुतिन उन्हें बोल रहे हैं कि तुम सरेंडर कर दो, और ट्रंप बोल रहे हैं कि उनको मारना मत वगैरह वगैरह। तो ये सब समस्या हो रही है, लेकिन पुतिन का अभी अभी अपर हैंड मिल गया है यूक्रेन की लड़ाई में। ट्रंप ने बातचीत करके, फिर यूक्रेन से बातचीत करके उनको मना लिया सीज फायर के लिए, और सीज फायर का एक प्रपोजल पुतिन को दिया गया है। लेकिन पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं, शर्तें क्या है मालूम नहीं है हमें, लेकिन शर्तें रखी हैं, अगर वो शर्तें पूरी की गई तब वो मानने को तैयार है। लेकिन अभी तक उन्होंने माना नहीं है सीज फायर का जो प्रपोजल है, 30 दिन का सीज फायर का प्रपोजल है, तो अभी तक हुआ नहीं है वो। तो ये हो गई यूक्रेन की बात। और दूसरा आपको मालूम है कि गाजा में यूरोपियन इजराइल का जो युद्ध था, वहां पर सीज फायर तो हो गया है, लेकिन टूटता रहता है वो। लेकिन एक वहां पर और असर पड़ा है कि ट्रंप ने कहा था कि जो गाजा है इस पे हम ले लेंगे इसे, और यहाँ पर हम इसमें एक रिवियरा, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट एरिया डेवलप करेंगे। तो अब वहाँ की आबादी जो है करीब 20 लाख की, वो कहाँ जाएगी ये ट्रंप ने बताया नहीं, कुछ कहा भी नहीं इसका। लेकिन कई लोग मानते हैं कि ट्रंप का आइडिया था कि उन सबको वहां से भगा दिया जाएगा। लेकिन इसका असर ये हुआ कि सारे अरब देश कायरो में मिले, और उन्होंने कहा कि वो शायद $80 बिलियन करीब खर्च करने को तैयार हैं गाजा को डेवलप करने के लिए। तो जैसा कि यूरोप पर असर पड़ा है कि ट्रंप की धमकी से यूरोप
ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, वैसे ही अरब देश जो अभी तक गाजा पूछते भी नहीं थे, अब उन्होंने कहा है कि वो गाजा में इतना पैसा खर्च करने के तैयार हैं। और भारत में भी हमारी इकोनॉमी, आपको मालूम है कि हमारी इकोनॉमी बहुत प्रोटेक्शनिस्ट है, हमारे यहाँ बहुत हाई टैरिफ्स हैं। तो जब धमकी पड़ी ट्रंप की, तो हमारे भी लोगों ने कहा कि नहीं, अब ट्रंप ड्यूटी कम करनी चाहिए, तो कुछ ड्यूटी कम कर दी है और कुछ शायद करने वाले हैं, ताकि ट्रंप का जो काउंटर टैरिफ जो है वो नहीं लगे भारत पे। तो ये सब देख के लगता है कि ट्रंप की कुछ धमकियां जो है वो काम भी कर रही हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर जो उनका प्रभाव पड़ा है अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर और अमेरिकन जो सोशल फैब्रिक जो है उस पर, वो खासा बुरा पड़ा है। और अभी उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जब उनसे कहा गया कि आपकी इकोनॉमी गिर रही है, रिसेशन आने का खतरा है, तब उन्होंने कहा कि ट्रम्प इस्तेमाल किया कि ये तो एक टेम्पररी फेज है। उन्होंने कहा कि ये जैसे ह्यूमन बॉडी में डिटॉक्स होता है, ये टॉक्सिस जो है बॉडी में है उनको निकाला जाए, तो वही डिटॉक्स हो रहा है अमेरिकन इकोनॉमी का, इसलिए थोड़ा पेन होगा। तो मैं ये पर समाप्त करता हूँ कि अमेरिका के अंदर पेन हो रहा है, अमेरिका के बाहर पेन हो रहा है, लेकिन कुछ जो कदम ट्रंप ने उठाए हैं उसके कारण बाकी देश जो हैं वो थोड़ा और जगह हैं और उन्होंने कुछ कार्रवाई शुरू कर दी है अपने हित की रक्षा करने के लिए, और लेकिन साथ साथ ट्रंप के जो डिमांड्स हैं उनको एटलीस्ट पार्टली पूरा करने के लिए। मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, बाकी लोगों का ओपिनियन सुनेंगे। थैंक यू। दिलीप जी के परमिशन से मैं भी अब कुछ बोलता हूँ सर। हेलो। I salute your very thought provoking feedbacks जो आपने कहा सर, दिल खुश हो गया। और सर एक प्रकृति का नियम है सर, हाँ बोलिए नागेश जी। मैं बोल सर, क्या नियम है? मैं आगे सकता हूँ सर। हाँ बोलिए। नागेश जी बोलिए, शांत हो गए। एनीवे, हाँ ये प्रकृति का नियम है सर, कोई भी चेंज आता है तो उसका 3 फेज होता है सर। पहले फेज में लोग मतलब वर्ल्ड ऑर्डर वो एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरे फेज में लोग उसको समझने लगते हैं, तीसरे फेज में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब मैं भी कुछ तथ्यपूर्ण बातें आपको कह रहा हूं। अभी जो सर पूरा वर्ल्ड जो लेफ्ट और राइट में बटा हुआ है, तो ट्रंप जी राइट की तरफ जा रहे हैं और इसने बहुत अच्छे सिग्नल दिए हैं। मैं अभी अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा उसमें। तो पूरा जो वर्ल्ड का लेफ्ट और राइट ऑर्डर है, तो अभी पूरा वर्ल्ड राइट की तरफ जा रहा है और इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन यूके भी डरा हुआ है, यूरोपियन यूनियन भी डरा हुआ है, क्योंकि वहां जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनके अंडर एक फियर साइकोसिस आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मोदी जी आपका मॉरिशस गए थे, ये जो अमेरिका जो है, राधा ट्रंप जी जो हैं, जो अमेरिकन जो पॉलिसी है चाइना को हर तरह से चाइना का प्रभाव वर्ल्ड ऑर्डर में कम करने के लिए, तो ये मैं रहस्य खोल रहा हूँ इस महफिल में। मोदी जी का मॉरिशस जाने का एक ही प्लान था कि मॉरिशस में इंडिया अपना एक मिलिट्री बेस बनाएगा और उस मिलिट्री बेस से मडागास्कर में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको वो नलीफाई करेगा और पूरे वेस्टर्न इंडियन ओशन पर पूरा इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और साउथ अफ्रीका और मडागास्कर का प्रभुत्व रहेगा और चाइना को हटाएगा। तो ये सब चीजें जो अंदर की जो चीजें हैं सर अमेरिका में, वो सब अभी वही चल रही हैं, वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और अभी शुरू में इसको आप सर हमसे अधिक ज्ञानी हैं, दिस इज ए टीथिंग प्रॉब्लम ऑफ चेंज। तो और सब ठीक हो जाएगा सर
और थोड़ा अमेरिका थोड़ा सा नीचे आएगा और इंडिया ऊपर जाएगा सर। ये मैं अभी बहुत लंबी बातें हैं, मैं यही अपना बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइकेत बासु, you want to say something? Saikeet Basu is a great knowledge speaker. Saikeet Basu, आप बोलिए। महेश्वर साहब ने पहले हैंड रेज किए थे, तो उसे प्लीज अच्छा, कहने दिया जाए। हाँ, महेश्वर जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठ करके अमेरिका गया, अब वो अमेरिका से उठ करके क्या यूरोप में जा रहा है? क्योंकि अमेरिका, उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा सा जस्ट वन सेकंड, उन्होंने इस बात को कहा कि वहाँ भी, वहाँ से पैसे, वहाँ से इन्वेस्टमेंट वहाँ से भाग निकल रहा है, तो निकल के कहाँ जा रहा है? इंडिया में तो नहीं आ रहा है। अगर इंडिया में आता तो हम लोगों को पता चलता कि स्टॉक मार्केट हम लोगों का इम्प्रूव कर रहा है, वो तो नहीं दिख रहा है। तो इसका दूसरा पॉसिबिलिटी यही है कि वहां से पैसा उठ कर यूरोप में जा रहा है। इज दैट सो? ये मैं जानना चाहता हूँ। दिलीप साहब, मैं इसका एक जवाब दे देता हूँ। थोड़ा पैसा यूरोप डेफिनेटली गया है, बिकॉज यूरोप स्टॉक मार्केट हल्का सा उठा है ऊपर। इंडिया का अभी कह सकते हैं कि स्टेबल हुआ है, अब उसका जो फॉल है वो कम हुआ है, अभी मोर और लेस हल्का ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा राइज हो रहा है इस वक्त वो है गोल्ड का दाम, विच मीन्स कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स गोल्ड। Gold, I believe, is not touching 90,000, cost 90,000 for 10 grams. So, this is the flow. खत्म होने का। हाँ, गोल्ड का दाम इंडिया में बढ़ रहा है और ये इस गोल्ड की स्मगलिंग भी बढ़ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को के पूरक हैं। स्मगलिंग बढ़ती है जब गोल्ड का दाम यहाँ बढ़ता है। अभी तो पूरे देश, पूरे विश्व में ही गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि इंडिया का जो गोल्ड मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। इसके बराबर का गोल्ड मार्केट दूसरी जगह नहीं है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हमारा स्टॉक मार्केट अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में। इज दैट सो? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कितना मनी गोल्ड में गया, कितना बाहर गया, लेकिन सर्टनली आउटफ्लो हुआ है इंडिया से एफआईआईज का, वो तो एस्टैब्लिश्ड है। आई कांट गिव द एग्जैक्ट फिगर से कितना आउटफ्लो हुआ है, लेकिन आउटफ्लो काफी सब्सटेंशियल हुआ है। कुछ दिन पहले कुछ फिगर्स आए भी थे कि कितना आउटफ्लो हुआ है एफआईआईज का, और गोल्ड का दाम तो पूरे विश्व में बढ़ा है। हाँ, लेकिन कंजम्पशन मार्केट इंडिया से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए सब के सब इधर ही आएगा, यही कंज्यूम यहीं पर होगा। नहीं, वो दैट इज द रिटेल मार्केट, लेकिन जो बाहर भी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब, क्योंकि गोल्ड इज द लास्ट सेफ हेवन जी फॉर इन्वेस्टमेंट, तो बाहर भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड में जा रहे हैं, व्हिच इज व्हाई ग्लोबली भी गोल्ड का दाम इज शूटिंग थ्रू द रूफ। मैं ये मेरी दुविधा जो है इसीलिए है कि पैसा यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए कि गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो संकेत हमें मिलता है बढ़ते हुए गोल्ड स्मगलिंग से।
अच्छा, बस इतना ही राम मोहन साहब भी आ गए, दूसरे एम्बेसडर साहब भी आ गए, मजा आ गया, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हाँ, और प्रसाद साहब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया सेटिस्फैक्टरी, और कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए प्रसाद साहब, आर यू सेटिस्फाइड? जी, और तो मैं हाँ I'm satisfied हाँ in the way that I Yeah. see a lot of merit in what Nagesh ji has said. अच्छा Nagesh ji has said that if there is this temporary switch, is a temporary temporary disturbance, it will Yeah. settle down. Okay. And मेरे मन में एक बात और भी आती है कि आप अगर ट्रंप के जगह पर होते और आपके मन में अमेरिका को विश्व का सबसे बड़ा देश बनाने की डिटर्मिनेशन होती, तो मेरा ख्याल है जो भी स्टेप डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, कम से कम हम उसी डायरेक्शन में सोचते। हम कभी नहीं उस स्टेट में हम कभी नहीं हैं, लेकिन जो भी स्टेप लिया है वो अपने देश के हित में लिया है। बहुत अच्छा। अच्छा, Saket Basu, you want to say something? You want to add something? नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया अपने माइक बंद कर ले, लेकिन इतना क्रॉस साउंड्स आ रहा है कि हमें थोड़ा कम्युनिकेशन सुनने में और समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा अपना माइक क्लोज कर ले तो बड़े अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं दिलीप जी को थैंक यू। पहले तो मैं दिलीप जी को अपना हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और बासु साहब के बाद हमारे एक्सपर्ट राम मोहन जी से भी हम लोग सुनना चाहेंगे। थैंक यू। पहले तो दिलीप साहब को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बड़े सुंदर से सिंपल वर्ड्स में हमें समझाए, तो थैंक यू सो मच सर। आपसे मेरा 2 सवाल है। पहले ये मैं जानना चाहूंगा कि कुछ देर पहले जब ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था तो कनाडा और यूएस और यूरोप में खालिस्तानियों की बोलबाला बहुत बढ़ गया था। हर देश स्टेटमेंट कर रहे थे कि प्लेन उड़ा देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा क्या हो गया कि ट्रम्प आने के बाद not only in USA, in Canada also, all the Khalistanis have vanished and vanquished within a very short time. इसका क्या कारण है? क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं सर, एज आप सीनियर डिप्लोमेट थे, कि इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इंडिया का स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करने के लिए वगैरह वगैरह? अचानक क्या हुआ कि सारे जगह खालिस्तानी मूवमेंट्स बंद हो गया? नंबर 1 ये, और नंबर 2 एज अ डिप्लोमेट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ट्रम्प कोई महात्मा नहीं है, हम भी जानते हैं, वो ही इज अ बिजनेसमैन, ही अंडरस्टैंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लेकिन अगर हम एक अमेरिकन सिटीजन की तरफ से या अमेरिकन के वक्ता की तरफ से ट्रम्प के उधर उसकी तरफ देखे, जो इश्यूज वो रेज कर रहा है उसके शायद कहने की टोन अच्छा नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल डिप्लोमेटिक टोन, लेकिन द कंसर्न्स दैट ट्रम्प हैज रेज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या आपको लगता है ये अनजस्टिफाइड है? यही 2 क्वेश्चन है। थैंक यू सर। विद परमिशन ऑफ दिलीप जी, मैं साकेत जी का कुछ जवाब दे देता हूं। साकेत जी, विद माय लिमिटेड नॉलेज जो भी है आप लोगों से ही सीखा हूं, यहाँ ऑल आर माय गुरुज इंक्लूडिंग राम मोहन जी। अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो लेफ्टिस्ट का जो वर्ल्ड पूरे संसार में शासन था वो राइट में आ गया, जो राइटिस्ट जो मोड है सर, इसीलिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है, ये बात सच है कि ये, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बात ही बोल रहा हूँ, प्रकृति का नियम है, आप कुछ भी चेंज करेंगे, यदि भगवान आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहा है तो आपको पहले नीचे ले जाएगा फिर उठाता है। तो राइटिस्ट में
इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, जो आसुरी शक्ति है वो लेफ्टिस्ट है और जो दैवीय शक्ति है वो राइटिस्ट है। तो अभी दैवीय शक्ति प्रबल है सर, तो वो जो चेंज आ रहा है, आसुरी शक्ति को दबाया जा रहा है, जो कनाडा वगैरह वगैरह, जो बाइडन थे, ओबामा, क्लिंटन, ये सारे लोग लेफ्टिस्ट थे, लोग गद्दा काम करते थे। आई एम सॉरी टू यूज द नेगेटिव वर्ड। तो ये तो ऑब्वियस है कि आप जब बुरे काम को छोड़ के अच्छे काम में करेंगे, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा हिलेगा, लेकिन इसका एंड रिजल्ट अच्छा होगा और इसमें अपना भारत को बहुत फायदा होने जा रहा है। थैंक यू सर। हाँ, तो टू गेट बैक टू योर क्वेश्चन मिस्टर बसु, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, ये वाला खालिस्तानी वाला, उसमें मैंने जिक्र उसका नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने रेफरेंस दिया था ह्यूमन राइट्स इश्यूज को लेकर के, कि ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट पर इंडिया पर जो प्रेशर है वो कम हुआ है, और उसका मुख्य कारण है कि ट्रंप की पॉलिसीज। जो लिबरल्स जो अमेरिका कहता है, उनकी डेफिनेटली पॉलिसी थी बाइडेन की टू कीप हार्पिंग ऑन ह्यूमन राइट्स, और जो खालिस्तान का इशू है वो लोग उसको प्रमोट करते थे बिकॉज दैट इज वन ऑफ द इश्यूज, कश्मीर को लेकर के भी, रिलीजियस इश्यूज को लेकर के भी, टू कीप कंट्रीज, ऑल अदर कंट्रीज अंडर प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इश्यूज। खालिस्तानीज भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि दे वुड गो टू अमेरिका एंड क्लेम दैट दे आर बीइंग परसिक्यूटेड इन इंडिया, और देन द अमेरिकन्स वुड इनकरेज देम टू मेक दोज एलिगेशंस, और उसके बाद फिर इंडिया पर प्रेशर डालते थे वो लोग। तो उनकी जो असाइलम पॉलिसीज थी वो इनकरेज करती थी खालिस्तानीज को वहां जाकर के असाइलम सीख करने की और अक्यूज करने की कि इंडिया में ऑपरेशन हो रहा है उनका। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी हाल में एक रिपोर्ट आया था कि पंजाब से लोग जाते हैं अमेरिका, असाइलम सीख करते हैं, उसमें जो अप्रूवल रेटिंग था वो 63% था, और गुजरात के लोगों के का करीब बहुत कम था, 25% शायद था वो। तो चूंकि पंजाब के लोग जाकर वहां बोलते थे कि हम खालिस्तानी हैं और हमको इंडिया में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए वहां पर असाइलम मिलता था। तो मूवमेंट जो लोग यहाँ से जाया करते थे वो जाते थे मेनली इकोनॉमिक रीजन से, भाई किसी कारण हमको अमेरिका का वीजा मिल जाए और हम वहां जाके रहने लगे। लेकिन अमेरिका का जो जिसमें जो रोल था, अमेरिका का यूरोप में भी था ये, कि वो प्रेशर डालते थे इंडिया के ऊपर कि तुम्हारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। तो टू दैट एक्सटेंट, जैसा कि नागेश जी ने कहा कि लेफ्टिस्ट या लिबरल्स जो हैं अमेरिका में, उनकी ये पॉलिसी थी, बाइडेन की पॉलिसी थी कि वो प्रमोट करें ह्यूमन राइट्स। लेकिन लेफ्टिस्ट जो लिबरल्स अमेरिका में है, उनका एजेंडा कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया था, क्योंकि जो शुरू में जो लेफ्टिस्ट हुआ करते थे उनका रोल होता था कि गरीब लोगों को या जो डाउन ट्रॉडन है उनका अपलिफ्ट करना। अब जो लिबरल्स अमेरिका में हो गए हैं अभी, उनका एजेंडा हो गया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रमोट करो इंडिया अमेरिका में आने के लिए, और ये जो जेंडर स्पेसिफिक राइट्स थे ट्रांसजेंडर्स को लेकर के और कौन सा अदर इश्यूज को लेकर के लिबरल्स का जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चली गई थी। और उसी कारण अमेरिका में इनफैक्ट इंडियन कम्युनिटी बहुत लार्ज नंबर्स में मूव्ड अवे फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी टू द रिपब्लिकन पार्टी, primarily because of this gender policy of the leftists, not left, they call them liberals, of the Democrats, because अब वो स्कूल जाते थे तो वहां पर वो ट्रांसजेंडर के राइट्स को लेकर के बच्चों को पता नहीं कुछ सिखाते रहते थे। तो इसको लेकर के इंडियन कम्युनिटी वहां पे बहुत नाराज हो गई थी डेमोक्रेट्स से। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बाइडेन की पॉलिसी भी थी और लिबरल्स की पॉलिसी भी थी कि इसको इनकरेज किया जाए, तो उसमें खालिस्तानी भी आते थे। और अभी चूंकि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद इलीगल्स पर एक्शन शुरू हो गया है, तो जो सारे खालिस्तानी जो बहुत लोग उसमें से इलीगल भी थे वो सब चुप हो गए हैं और सब छिप गए हैं, बिकॉज अगर ज्यादा बोलेंगे तो उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
बल्कि अमेरिका में भी एक इंडियन का वीजा कैंसिल किया है। वो एक लड़की थी रंजिनी करके, जिसने पार्टिसिपेट किया था इन डेमोन्स्ट्रेशन इन फेवर ऑफ द पैलेस्टीनियंस। रंजनी श्रीनिवासन, हाँ, श्रीनिवासन, तो उसका वीजा उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो इस तरह से अमेरिका में जो लोग बाहर से आकर के अपना पॉलिटिकल एजेंडा परस्यू करते थे अमेरिका में, उनके खिलाफ ट्रंप ने बहुत कड़ी कार्रवाई की है और उसका निश्चित रूप से हमें फायदा मिला है। द सेम वे एज वी बेनिफिटेड फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉलिसीज के प्रेशर्स को। दूसरा आपने पूछा ऑन यूएस सिटीजंस द इश्यूज बीइंग, ये क्या था, दिस वाज नहीं, मैं आपसे ये पूछा था, थैंक यू सो मच दिलीप जी, मैंने ये पूछा था सेकंड क्वेश्चन में, ट्रम्प को शायद बहुत लोग नहीं पसंद करते, उसके बात करने का ढंग भी ठीक नहीं है, ही डज नॉट यूज डिप्लोमेटिक टर्म्स, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज या उसके जो सक्सेसेस है, इसके लेकर वो जो इश्यूज मुद्दे जो वो रेज कर रहा है, इसे आप एज अ डिप्लोमेट कैसे देखते हैं फ्रॉम अ अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू? अब फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू जो दो इश्यूज जिस पर कि बहुत ट्रंप का जोर था, एक था इलीगल इमिग्रेशन, और इलीगल इमिग्रेशन लेकर के ही अमेरिका में बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों में, क्योंकि आपने देखा होगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स को तो ऐसा कहा दिया था लेकिन बाइडेन ने कि 5-स्टार होटल को रिक्वेशन कर लिया गया था और वहां पे लोगों को ठहराया जाता था, इलीगल इमिग्रेंट्स को। देखो तो इलीगल इमिग्रेंट्स को ठहराया जा रहा है। दूसरा, जब जो लोग चोरी वोरी करते थे अमेरिका में, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, इसलिए चोरी करने दो उनको। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अमेरिका के कई शहरों में बहुत खराब हो गया था। ये भी एक कारण था कि बहुत सारे लोग जैसे इंडियंस वहां पे जो सेटल्ड हैं, वो लोग सब डेमोक्रेट्स के विरुद्ध हो गए थे। तो ये अच्छा, दूसरा जो इशू है जो ट्रंप ने रेज किया था, वो था ट्रेड डेफिसिट का। ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का लगभग $1 ट्रिलियन का था, जो कि बहुत ज्यादा है, और अमेरिकन डेट बहुत बढ़ रहा था। तो ये जो इशू है, इसको लेकर के तो बहुत सपोर्ट है ट्रंप के लिए कि भाई ट्रंप डेफिसिट को एड्रेस करेगा। लेकिन जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि अगर वो टैरिफ लगाता है तो जो चीप इंपोर्ट्स आ रहे हैं अमेरिका में, उनका दाम बढ़ेगा। और यही कारण है कि जैसे इंडिया में भी चाइना से जो $100 बिलियन का इंपोर्ट आ रहा है इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। उसका एक रीजन बहुत बड़ा ये है कि जो चीजें आ रही हैं सस्ते दाम पे, उनका दाम बढ़ जाएगा, तो लोगों में फिर नाराजगी शुरू हो जाएगी। तो ये जो इसका ट्रंप और ट्रंप के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म पेन है, ये खत्म हो जाएगा, हो सकता है। इट इज ट्रू कि अगर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स आप लेते हैं तो आपके इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इंडिया में जब प्रोटेक्शनिज्म था तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं की। उसके क्या कारण थे? उसके अलग कारण और भी थे। और अभी भी जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इंडिया में है, उसके कारण कुछ ही इंडस्ट्रीज ग्रो किए हैं, बाकी इंडस्ट्रीज तो ग्रो नहीं कर रहे हैं इंडिया में। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट फॉर अ मेजर कंट्री। 12-13% है, शायद उसके भी कम हो। तो ये कहना है कि प्रोटेक्शनिज्म से डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इट इज नॉट a fundamental rule. It can happen in some countries, it will not happen in certain countries. That depends upon domestic policies. अमेरिका में होना चाहिए, बिकॉज अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग का एक जनरली एक ट्रेडिशन रहा है, पहले था, लेकिन इधर पिछले आई थिंक अबाउट 30 ईयर्स से ट्रेडिशन खत्म हो गया है, तो स्किल्स भी खत्म हो गए होंगे मैन्युफैक्चरिंग के। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोटेक्शनिज्म से डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेगा। अगर ग्रो कर जाएगा, दैट इज द एक्सपेक्टेशन, लेकिन उस तक नहीं भी करे तो वी डोंट नो द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इट। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली पेन हो रहा है लोगों को, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। और ट्रंप का दूसरा पॉइंट है, प्रॉब्लम है कि ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है।
ना ट्रम्प के जो सपोर्टर्स है वो कहते हैं कि नहीं ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ट्रम्प तो बहुत पहले कहा था कि ऐसे पॉलिसीज लाएगा वो। तो ये बात ठीक है कि ट्रम्प के जो पॉलिसीज हैं ऑन टैरिफ या इमिग्रेशन ये बहुत पहले से उन्होंने बताए हुए थे, लेकिन किसी भी पॉलिसी को जो आदमी एक्चुअली इम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट में आने के बाद, तब यू हैव टू कैलिब्रेट इट, और वो ट्रम्प नहीं कर पा रहे हैं। ट्रम्प का अब झगड़ा शुरू हो गया है, whether it is with चाइना और विद कनाडा और विद मेक्सिको। अब कनाडा अमेरिका का सबसे नजदीकी दोस्त रहा है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज सबसे फ्रेंडली कंट्रीज रहे, वो सब नाराज हो गए हैं। तो अगर ट्रम्प अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता है तो कैसे ग्रेट बनाएगा? बाय आइसोलेटिंग अमेरिका फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर यूएस एड बंद कर देता है तो जो भी सपोर्ट अमेरिका को मिलता था बाकी देश, छोटे छोटे देशों से, अफ्रीका में और एशिया में, मेनली अफ्रीका में, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हाउ डू यू मेक अमेरिका ग्रेट? बाय आइसोलेटिंग अमेरिका एंड बाय एंटागनाइजिंग पीपल। एक और जैसे अब WHO से अमेरिका को विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि WHO से विड्रॉ कर जाओगे तो किसको फायदा होगा? चाइना को फायदा होगा। एज इट इज चाइना डोमिनेट करता है WHO को, और चाइना के पास इतना इकोनॉमिक क्लाउड है कि कंट्रीज लाइक इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग देयर, चाइना ही कंट्रोल करेगा। तो अब अमेरिका फिर रीथिंक कर रहा है कि WHO से निकले कि नहीं, वापस जाएं, क्या करें? अच्छा, WTO को उसने लेकर के पंगु बना दिया है, इम्बिसिल बना दिया है। उससे किसको फायदा हो रहा है? चाइना को फायदा हो रहा है, बिकॉज चाइना अपने आराम से अपनी पॉलिसीज को, जो चाइना एज इट इज डिडंट फॉलो WTO रूल्स, अब WTO नहीं रहेगा तो चाइना आराम से अपना एक्सपोर्ट करेगा चारों तरफ, एज इट इज चाइना डंप करता है इधर उधर। तो इसलिए शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो है मेरे ट्रम्प की पॉलिसीज का, वो तो हम देख रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरीली गुड फॉर अमेरिका, although it is to a certain extent good for Europe. So far Europe is picking up because Europe is being forced to take action. Again, यूरोप कर पाएगा कि नहीं कहना मुश्किल। अभी एक रिपोर्ट आया था कि जर्मनी में द जर्मन गवर्नमेंट वांट्स टू रेज डिफेंस एक्सपेंडिचर, बट डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने का एक you can increase the expenditure, but Germany is having difficulty finding young people to join the army because the younger generation is not interested in joining the army. So this is not the Germany of 1933 when Hitler came and Hitler said I'll increase the army and everybody joined the army. The German people are now different. It's a different generation. तो ये सब देख करके लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होगा अभी। वी डोंट नो 10 इयर्स में या 5 इयर्स में इस ट्रम्प की पॉलिसी का क्या असर पड़ेगा। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच सर। साकेत जी, आपको एक छोटी सी बात, मतलब ये इस हाउस को भी बता रहा हूँ, पंजाब से जो लोग खालिस्तानी बन के जा रहे हैं वो कैसे लोग हैं? एक्चुअली पंजाब के लोग, आई एम सॉरी टू यूज अगेन खराब बात, निगेटिव, वो लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते, पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको प्रॉपर्टी बहुत है, तो अपनी जमीन बेच बेच के वो लोग अमेरिका में जाके ट्रक चलाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो इंडिया में नहीं करेंगे। इंडिया में को शर्म आती है कि हम भाई मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, और वहां जाने के लिए आई एम सॉरी पॉलिटिशियन से चिट्ठी लिखवाते हैं कि हम लोग को यहाँ पर पॉलिटिकली टॉर्चर किया जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर वहां जाके वकील को पैसा देते हैं, और यही खालिस्तानी है। ये कोई दिस इज द ट्रेंड कि पंजाब से जमीन बेच के भागो और वहां जाके अपना ट्रक चलाओ, नाली साफ करो, ये करो, वो करो, अपना ऐसो आराम से रहो, वहां तो कोई पहचानेगा नहीं, कोई खराब नहीं बोलेगा। तो ये चीजें आई एम सॉरी कि पंजाब इसीलिए बर्बाद हो रहा है सर। थैंक यू। अरुण राय सर को बोलने दिया जाए, वो दो बार हैंड रेस किया। अरुण राय जी हैंड रेस किए हुए हैं। अरुण राय जी पूछिए। अरुण राय जी पूछिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हॉस्पिटल से मैंने पूरा सेशन सुना। अरे पहली बात, मैं मणिकांत जी का मित्र हूँ, उन्हीं के थ्रू। हॉस्पिटल से क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, मुझे ये सेशन सुनना था, इसलिए मैंने सुना है पूरा। आवाज थोड़ा नहीं, आप एडमिट है क्या? हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं क्या? नहीं, आपको दिखाने गया था, वो जरूरी बात नहीं है। मैं लोगों के लिए मैं मणिकांत जी का मित्र हूँ। पटने में आपके ग्रुप के बारे में मणिकांत जी ने बताया था,
और हाँ कुछ जी। लोगों से मेरी मुलाकात भी कराई थी। आज का हम लोग ऐसा है कि हम लोगों का एक अपना ग्रुप है, उसका नाम है लर्निंग टुगेदर, और हर शनिवार को एक वीडियो सेशन होता है। आज नहीं था हमारा वीडियो सेशन, तो बहुत मणिकांत अच्छा। ने इनवाइट किया तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, नंबर एक। नंबर हाँ टू, जी। इतने विस्तार की अमिताभ बाबू ने काफी बैलेंस हद तक, काफी एक्सट्रीम व्यू आ रहे थे, लेकिन फिर भी हाँ। अमिताभ जी ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली एक बैलेंस पोजीशन रखा, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। और अगर एक और सेशन ले तब उसमें कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं, समय की भी दिक्कत होगी। कुछ कमेंट, कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे हैं, कुछ तो हाँ अजीब, जी। बहुत ही अद्भुत जानकारियां मुझे मिली कि बाइडेन लेफ्टिस्ट थे या ओबामा साहब लेफ्टिस्ट थे। और मैं जो भी मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का डेफिनेशन, आज तो मेरा पूरा ज्ञान ही वर्धन हो गया कि ओबामा साहब और बाइडेन बाकी लोग लेफ्टिस्ट थे, ट्रम्प साहब राइटिस्ट हैं, और ये राइटिस्ट साहब तो लेफ्ट पुतिन हैं, उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो इन हास्यास्पद बातों को छोड़ करके अमिताभ जी, आपके पास कोई डेटा है क्या ऐसा जिससे ये हो कि बाइडेन साहब ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पुलिस टाइम करते थे तो पुलिस उनको पकड़ती नहीं थी, या 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाता था, एक्सेप्ट 2 एग्जांपल जो मेरे दिमाग में है। तो वुड यू बी एबल टू सपोर्ट विद सम रियल डेटा that illegal immigrants on illegal immigrants police was softer and Okay, thereby our this a great experts know through Ambassador Dilip Sinha Saab and Ram Mohan ji, and one from Canada, Shaikat Saab, Shaikat Basu, and Nagesh Jha. So many scholars are here. They have plenty of data. And Dilip Sinha Saab has means real means data of these things, no? So at present, whatever you are asking, let just me one ask. intervention. I am asking one thing. Maybe in the WhatsApp group to Manikant ji can be said. I want to inquire and know about it. I wanted to know about really data. It is proven that on the illegal immigrants, the police were softer, encouraging them to do crime. Just specifically for my own knowledge. Number one. Okay. Number one. And it can be sent to Manikanji, he will forward it to me. It is for educating myself. Number one. Number two, if Amitabh is able to listen to, is able to hear me, his opening statement was one from our foreign minister, that India was not doing, India did not try hard enough to come on the international stage. So I always take my foreign minister's statements with a pinch of salt. This is the man who has said we cannot fight China because we are not rich enough, we are not powerful enough, and lots of them. But then, when India got independence in 1950, we were virtually as bad as any one of the countries. We had Panchashir, we had most of the Arab countries with us, we had Palestine with us. And I don't remember any of, as against that, I don't remember people who are in the Security Council, not the 5 members. They really had as much of international power as it. India also is not the member, but that doesn't mean India did not have power. And I can keep on data and data and data. So I take it as a pinch of salt that India was not in a very strong position. And today India is not. छोटे छोटे कंट्री जो हैं मेक्सिको और पेरू वाले, उन्होंने हथकड़ियां बांध करके जो ट्रम्प साहब उनके लोगों को भेज देना मना कर दिया। वहां ट्रम्प साहब हथकड़ियां लेकर के नहीं भेज रहे हैं। चाइना के इतने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, पाकिस्तान के इतने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, they have not been sent. Why only India? That does not show that India really is as powerful as our foreign minister would like to tell us. ये मेरा एक कमेंट था। इस दिन टैरिफ का अनाउंस हुआ था, चाइना और कनाडा ने तुरंत रिटेलिएट किया था, और इंडिया के बारे में ट्रम्प कहते हैं कि they have agreed to most of the tariff. I do not think that is a proof that we have presented ourselves as a very powerful nation. ये कमेंट है, और क्वेश्चन जो था वो आप मुझे भेज दीजिए. Any data which tells that American police has been lenient on the illegal migrants so that they are committing more crime. Thank you, sir.
अपने राम कुमार अजय जी, मैं आपको एक बहुत मोटी मोटी बात बता रहा हूँ अजय जी, विद परमिशन ऑफ द हाउस, कि कल 16 तारीख को, आई एम सॉरी ये सब गोपनीय है तो नहीं है, आप अपना डेमोक्रेसी है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी CIA इंटेलिजेंस विंग है सबकी मीटिंग डोभाल साहब के चेयरमैनशिप में कल हो रही है इंडिया में। तो आपको ये डाटा कोई नहीं देगा और आपको इसके लिए यू हैव टू डिग आउट सो मेनी थिंग। ये सब चीजें डाटा जल्दी नहीं मिलती हैं, ये मैं एज ए पर्सनल कैपेसिटी आई एम शेयरिंग विथ यू, बट the things are changing, India is getting powerful, और इसी के कारण जितनी वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो पुलिस बोलते हैं सारी की मीटिंग दिल्ली में हो रही है कल। थैंक यू। राममोहन साहब जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो अरुण राज साहब ने कहा कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट हैं, बांग्लादेशी इमिग्रेंट हैं, ये सारे इलीगल इमिग्रेंट हैं, और चाइना के भी लोग हैं, सब जगह हैं। तो ये हथियार डाल के, मतलब हथकड़ी पहना करके, और इन लोगों को, इंडियन लोगों को भेजा गया, जबकि मोदी और ट्रंप का रिलेशनशिप वर्ल्ड फेमस है, और वर्ल्ड फेमस है। क्या मतलब इस बारे में जो उन्होंने, अरुण राज जी ने क्वेश्चन उठाया, ये रेज किया, और उन्होंने कहा कि इंडिया की पोजीशन अभी उतनी पावरफुल नहीं है, ये इसके पीछे आपका क्या वक्तव्य है? राम मोहन जी एक्सपर्ट हैं, तो और दिलीप सिन्हा जी एक्सपर्ट हैं, तो ये जो बाहर के जो दूसरे विदेशी लोग हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज, ये सारे लोग हैं, उनके पीछे एक्शन नहीं लेके इंडिया के पीछे लेने का क्या कारण है, और उनको हथकड़ी पहना के क्यों भेजा गया? तो इससे क्या साबित होता है? इंडिया की कमजोरी साबित होती है, या ट्रंप का इंडिया के प्रति बदला हुआ रुख मालूम होता है? तो राम मोहन जी कृपया बताएं। ये बड़ा विचित्र और सोचने वाली बात है कि इतने सारे विदेशी वहां पे इलीगली हैं, लेकिन हम लोगों को हथियार पहना के क्यों भेजा गया? इस चीज में मैं कहना चाहूंगा जी कि मोदी जी ट्रंप से मिलने गए थे। हाँ। लोग कहते हैं कि अनइनवाइटेड, विद इन द मंथ ऑफ ट्रंप्स इनॉग्रेशन, पावर में आने के 28-29 दिन के बाद मोदी जी गए थे। मेनली उनको हिंट लग गया था कि इंडिया जरा पावरफुल हो रहा है एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना वेट दिखला रहा है। He wanted to put India into size. Whether Soros and the liberals in America were doing the same thing, on this I think Mr. Trump to take India by its collar. आपने देखा होगा कि उसके बाद ये जो हथकड़ी पहना के जो लोगों को लाया गया, अभी तक तो करीब 2000 आए हैं। सवाल था, सॉरी हाँ बोल लेने दीजिए। ये एक तो सॉरी बहुत बीच में इंटरप्शन हो गया, माफी चाहता हूँ, बोलिए। अच्छा बोलिए सर, बोलिए राममोहन जी, बोलिए। हथकड़ी पहना के जो भेजे हैं, अभी तक 1 लाख शायद नहीं पहुंचा है जो इमिग्रेंट्स आए हैं। अब बाकी को कोस्टारिका और पनामा भेज रहे हैं, और कोस्टारिका और पनामा को कुछ पैसा दिया गया है कि इन लोगों को कुछ खिलाओ पिलाओ until India is ready to take them back. उस पर अभी कुछ न्यूज नहीं आया है। लोग कहते हैं कि अमेरिका में 6.5 से 7 लाख इलीगल इंडियंस हैं जो पिछले 40 साल से वहां पर आए हैं। तो अभी कोई डिसाइड, पहले तो धक्का लगा दिया उन्होंने, इंडिया को चपेटा मार दिया कि आपको हम केयर नहीं करते हैं। उसके बाद जरा ठंडा हो गया। ये दिखलाने के लिए था कि आप जो ज्यादा अपने को पावरफुल समझ रहे हैं वो आप हैं नहीं। आपको हमारे बिना कुछ नहीं मिलना दुनिया में, और चाइना के अगेंस्ट भी अगर आपको लड़ना है तो अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस
ऑफ इंडियन पॉलिसी जो जयशंकर ने शुरू किया था, उस पे एक धक्का लगा। तब देखना है कि 3-4 महीने में इंडिया का पोजीशन क्या होता है। जैसे दिलीप साहब कह रहे थे, अभी थोड़ा सा कोल्ड रिलेशन हो गया इंडिया और अमेरिका के बीच में, क्योंकि इंडिया जानता नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल ट्रम्प आगे क्या करेगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है इंडिया को कि whether they should support America, whether they should accept what Trump wants to do। इसको नेगेट करने के लिए आजकल में एक दिल्ली में मीटिंग भी हो रही है, वहाँ के चीफ तुलसी गाबर्ट और जेडी वांस आ रहे हैं, ये शायद आ गए हैं, आज या कल परसों आ जाएंगे। ये साइज अप करने के लिए आ रहे हैं वो कि इंडिया को क्वाड के मेंबरशिप में रखा जाए या नहीं रखा जाए। क्वाड हैज बिकम यूजलेस, क्योंकि कितना दिन क्वाड रहने के बाद भी चाइना हैज नॉट केयर्ड, इट हैज नॉट अफेक्टेड चाइना एट ऑल। क्वाड बना था चाइना को डराने के लिए, और चाइना अपने उसी गति से एंटी अमेरिकन पॉलिसी एंटी अमेरिकन पॉलिसी पर चला जा रहा है। चाइना इज नॉट बीइंग अफेक्टेड, जैसे दिलीप साहब ने कहा, ये जो ट्रम्प का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है, उससे चाइना को बड़ा फायदा है, क्योंकि चाइना तो अपना प्राइस मैनिपुलेट करता है। ज्यादा ड्यूटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाइना अपना गुड्स को लोअर इंडेक्स कर देगा, तो अमेरिका ड्यूटी लगाएगी तब भी वो अमेरिकन गुड्स से चीपर रहेगा। इसलिए अमेरिका का ग्रोथ इन डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री इज, आई डू नॉट फोरसी इट। 30 साल लगा है अमेरिका को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डुबाने में, तो 30 साल और लगेगा उसको उठाने में, अगर सक्सेसफुल हो सका। इसलिए ट्रम्प की जो पॉलिसी है, भले अपना सोचता होगा कि चाइना डर जाएगा या चाइना को वो डैमेज करेंगे, उसका ठीक उल्टा होने वाला है। चाइना जो है तो अमेरिका को ही डैमेज करेगा अल्टीमेटली। कल परसों अमेरिकन कुछ लोग न्यूज सुनते होंगे तो दे आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन इन अमेरिका बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ट्रम्प, और अभी उनका इंटरनल इंडस्ट्री जो है, कंज्यूमर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अभी तक 2 महीने में तो कोई साइन नहीं दिखा है। अगले 2 साल में भी उम्मीद कम है कि साइन होगा, और अल्टीमेटली अमेरिका को इट विल हैव टू गो बैक टू द लिबरल पॉलिसी टू अलाउ चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप एंड अदर थिंग। जैसे यूरोपियन स्पिरिट पर 200% ड्यूटी लगा दिया है यूरोपियन अमेरिका में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्कोहल इज अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ ट्रेड अफेक्टिंग अमेरिका एंड यूरोप और अमेरिका और अदर कंट्रीज। पहला आदमी हम ही आए थे ना। एक चीज और कहना चाहता हूँ खालिस्तान के बारे में। कल पन्नू ने कहा बलूचिस्तान के बारे में कि इंडिया इज इन्वॉल्व, दैट मीन्स अपना वो वक्तव्य देना शुरू कर दिया है एंटी इंडिया, एंड इफ ही हैज सेड सो दैट मीन्स इट इज विद द परमिशन ऑफ द ट्रम्प गवर्नमेंट। सो दिस इज अनदर इन द स्टमक ऑफ इंडिया। जी इतना ही कह सकता हूँ, डिस्कस करने के लिए तो 50 चीज है, लेकिन अभी जो अमेरिका में ट्रम्प जो कर रहे हैं, ब्रावाडो में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदाज से within 1 year he will either go silent or come back to what it was with modified things so that American industry is not so badly affected. सर मैं अरुण रॉय, मेरी ओर से साधुवाद स्वीकार कीजिए। अभी जो सज्जन बोल रहे थे, इतना सटीक और बैलेंस इन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे माउथ पे तुम की याद आई कि चाइना के रिवॉल्यूशन के 200 साल के बाद किसी से पूछा गया इसका क्या परिणाम हुआ,
उन्होंने कहा इट इज टू स्मॉल अ टाइम, टू लिटिल अ टाइम टू जज हिस्ट्री। तो जब 150-200 साल भी कम होते हैं तो ये 2-3 साल में एक हम लोग 2-3 महीने में हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रम्प साहब अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, नंबर 1। नंबर 2, जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, रशिया के यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट करने के बाद चाइना कहीं पर नहीं था, एक छत्र राज्य था अमेरिका का, तब भी वहां के राजनीतिकों ने, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, डिप्लोमेट्स ने वो सब कदम नहीं लिया जो आज ट्रम्प साहब ले रहे हैं। ट्रम्प के साथ तो रूस की चुनौती कम और चीन की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपने जो सबसे सटीक बात कही कि जो क्वाड का उन्होंने शुरू किया चाइना के खिलाफ, वो फुस हो गया, और हिंदुस्तान की हालत भी सबसे बुरी है। मैं लोगों को थोड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, वो नहीं बता रहा हूँ कि मैंने पूछा डेटा कि अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स को पुलिस ने क्या किया, तो आप बता रहे हैं कि इंडिया के अंडर में मीटिंग हो रही है। वो कोई सवाल का जवाब थोड़ी। फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, चाइना, रशिया, ब्राजील, और आज इनकी हालत, हमारी हालत हो गई कि हम चाइना के साथ रहें या अमेरिका के साथ रहें। Trump has used leverage against India to such a strong extent that it is good to hear that Indians are meeting to decide what should be their future action. ये इतनी खुश होने वाली बात नहीं जितना कि हम लोग मांग करके बैठे हैं। तीसरी बात, ये जो खालिस्तान की बात हो रही है, पता नहीं कैसे लोग भूल गए कि खालिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, चारों ने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अगेंस्ट में मुकदमा दाखिल करने को कहा है, और चारों इस मामले में सम्मत हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि खालिस्तान के खिलाफ अमेरिका और कनाडा कहां पर हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी हुई कि आई हर्ड लॉट्स ऑफ व्यूज व्हिच ऑलवेज हेल्प मी एक्सपांड माय थिंकिंग, बट सम ऑफ द व्यूज लाइक द लास्ट जेंटलमैन और ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन, इतना आनंद आ गया कि मैं गले की तकलीफ भूल गया। आप सब लोगों को मेरा साधुवाद। अगली बार जब भी ये मीटिंग होगी मैं तो जरूर ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सर। ये अगली मीटिंग कल ही हो रही है, और कल पूना में जो वायरस डिजीज है उस पर डिजीज हो रहा है, वो उस पर डिस्कशन होगा, और उसके पूना के ही डॉक्टर लोग होंगे और एम्स होंगे। लिंक यही रहेगा सर, लिंक यही रहेगा जो आज मुझे मिला था, लिंक यही रहेगा। लिंक आज रात को भेजेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कहे, लेकिन मैं ये उनसे अनिल कुमार जी भी आए हैं और अपने सारे विद्वान उमेश जोशी जी भी हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो अमेरिका ने एक झापड़ मारा है, तो इस झापड़ से क्या भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप का जो ताकत था हमारे में, वो क्या दुनिया को कमजोर होता दिखाई दे रहा है? क्या चाइना उसका फायदा उठाएगा? क्या पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा? बांग्लादेशी भी अब हम लोग के दुश्मन हो गए हैं, क्या वो लोग हम लोग का फायदा उठाएंगे? तो इसका क्या, इस कमजोरी का, इस इंसिडेंट का जिसको हथकड़ी लगा के भेज दिया, इसका प्रभाव इंडिया के फ्यूचर अस्तित्व में निगेटिव पड़ रहा है ना? क्या दिलीप सिन्हा साहब क्या बोलना चाहेंगे? दिलीप सिन्हा साहब, या और भी कोई भी बताना चाहें बताएं, जिससे अपना अस्तित्व बाहर में कुछ कमजोर होता दिखाई दे रहा है ना? नाजेश झा जी, सभी कोई साइलेंट क्यों है? सर, पाकिस्तान की तो अवस्था ऐसी है कि उसके बारे में कोई कमेंट करना ही बेकार है। बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश की जीडीपी और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन हम लोगों से 4 साल पहले अच्छी होनी शुरू हुई थी और आज काफी अच्छी है। तो मैं जो पॉपुलर बात नहीं है, मैं वन पॉपुलर बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को आज पाकिस्तान से डर ही नहीं है, 2 कंट्रीज से डर है, एक तो चाइना से, दूसरा बांग्लादेश से। इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर, तो आपने बहुत सही सवाल पूछा। तीसरी बात तो है जो आपने जो बहुत बड़ा सवाल पूछा। आज तो पल्लव चिटी साहब भी हैं, इतने बड़े, मतलब हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पल्लव चिटी साहब, आपका भी मैं दिल्ली से आपका भी कमेंट सुनना चाहूंगा। अमजद जी, हमारी बात सुन लीजिए सर। एक्चुअली ऐसा है, इंडियन ओशन, बांग्लादेश, म्यांमार का पूरा जिम्मा भारत को ट्रम्प ने दे दिया है। इसीलिए ये मैं इस पर
ये कैसे मालूम पड़ा आपको? सॉरी इसका पूरी ये सूचना कैसे मिली? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये सूचना आपको कहाँ से मालूम पड़ी? बताएंगे जरा कि इंडिया को मौका दे दिया है। आप हमसे गुड इवनिंग सर, फोन कीजिए, हम लोग ये जानना चाहेंगे। हाँ, हम भी जानना चाहेंगे। श्रीलंका में है चाइना, पाकिस्तान में है चाइना, म्यांमार में है चाइना, बांग्लादेश में है चाइना, और इंडिया को दे दिया क्या फार? ये कहाँ से आपको सूचना मालूम पड़ी भाई? तो इसी को मैं कह रहा हूँ ना, आप हमसे पर्सनली बात कीजिए ना, मैं आपको हर चीज बता दूंगा। तो इसीलिए जहां भी चाइना है, चाइना हर जगह अच्छे हालत में नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हर चीज का सबूत मांगने वाली जो हम लोग की टेंडेंसी है, ये बड़ी थोड़ी सी अजीब है। 1 to 1 बात कीजिए, आई विल टेल यू। इस फोरम में मैं खुल के नहीं बोल सकता। थैंक यू सर, एक्सक्यूज मी, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग। मैं एसवी रमन कुछ कहना चाहूंगा सर, मैं एसवी रमन कुछ कहना चाहूंगा। गुड इवनिंग सर। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के फेवर में इतना सब कुछ किया, ये सोचकर कि इंडिया के लिए अमेरिका कुछ सोचेगी, लेकिन अभी जो 100% उन्होंने जो टैरिफ लगाया है और इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने जो कुछ भी डिसीजन लिया है, क्या यह ट्रंप ने इंडिया के दृष्टिकोण से सही किया है? सर प्लीज बताया जाए। हाँ, बस मेरे प्रश्न का भी वही आशय था। हाँ, ठीक है। जो दिलीप सिन्हा साहब बताएं प्लीज। जी सर। हाँ, दिलीप सिन्हा साहब। देखिए, अभी जो रिलेशंस है अमेरिका के साथ वो बहुत फ्लूइड है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका के अंदर बहुत चेंजेस हो रहे हैं। ट्रंप का कैबिनेट अभी स्थिर नहीं हो पाया है, उस पर आपस में झगड़ा चल रहा है। ट्रंप के जो सबसे बड़े सहयोगी हैं मस्क, उनका झगड़ा हुआ रूबियो के साथ। पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा है कि मार्को रूबियो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया गए और घूम रहे हैं। ट्रंप के लिए इस वक्त इंडिया कोई खास महत्व नहीं रखता है। सबसे महत्वपूर्ण के लिए यूक्रेन है, मिडिल ईस्ट है, यूरोपियन यूनियन है। हम समझते हैं कि इंडिया सबसे महत्वपूर्ण देश है दुनिया का, इंडिया नहीं। मोदी जी अमेरिका गए, बिना बुलाए गए, ये बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन बिना बुलाए बहुत लोग अमेरिका गए। मैक्रो भी गया और स्टारमर भी गया। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी ने गलती की अमेरिका जाकर के, उनकी बेइज्जती हुई अमेरिका में। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि इस वक्त अमेरिका एक सांड की तरह, ट्रंप एक सांड की तरह घूम रहा है, और फैक्ट इज कि इंडिया का सरप्लस है ट्रेड में अमेरिका के साथ, और इंडिया भी निशाने पर है ट्रंप के। यदि हम कुछ महीने समय खरीद लेते हैं अपने लिए और ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उनको अवॉइड कर लेते हैं, तो हमारे लिए हमारा बिगेस्ट मार्केट अमेरिका है, हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंस अमेरिका है, हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन, हमारा, यदि हम चीन के साथ हमारा झगड़ा होता है तो हमारा बिगेस्ट सपोर्टर भी अमेरिका ही होगा, रूस नहीं आएगा। भी पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका से पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब छोटे छोटे देश हैं, ये सब परेशान कर सकते हैं इंडिया का, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है ये इंडिया के लिए। इंडिया के लिए चाइना है, इंडियन ओशन में है, जिसकी फौज तिब्बत में, जिसके पास न्यूक्लियर पावर्स है। और यदि चीन के साथ भारत की कोई समस्या होती है, उसमें एक ही देश हेल्प कर सकता है। कुछ हद तक रशिया रहेगा, लेकिन रशिया इस वक्त चाइना पर बहुत डिपेंडेंट हो गया है, बहुत कारण है उसके। इसलिए अभी ये कहना कि इंडिया की पॉलिसी रिलेशन अमेरिका के साथ कैसे हैं और कैसे होंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एट द मोमेंट। अभी डेलिकेट टाइम चल रहा है। पिछले ट्रंप के समय में अमेरिका बोलता था कि चाइना यदि कुछ भी किया तो मैं उसके साथ हूँ, इजराइल बोलता था। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस था वो तो नेचुरली कम हो गया, और चाइना कूदता होगा कि अब तो ठीक है, अब इंडिया को मैं मजा चखाऊंगा।
नहीं, चाइना ये सोच सकता है, लेकिन अभी जो ट्रंप ने एक्शन लिया है उसमें सबसे बड़ा एक्शन लिया है चाइना के खिलाफ। ये बात भी ठीक है कि ट्रंप इज अ डील मेकर, वो कभी भी डील कर सकता है चाइना के साथ भी, और जिस दिन डील करेगा चाइना के साथ उस दिन हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या जाना चाहिए, क्या हो सकता है, ये सब बातें बहुत ही मुश्किल बातें हैं मेरे ख्याल से। हम तो खैर सरकार के बाहर हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं, हमें तो मालूम नहीं है। सरकार के लोग ही बता सकते हैं कि क्या बातचीत हुई, ट्रंप का क्या मुंह रहा वहां पर, ट्रंप ने क्या बातचीत की मोदी जी के साथ, मोदी जी ने क्या आश्वासन दिया। मोदी जी अमेरिका गए बिना बुलाए हुए, उनका क्या उतना इज्जत हुआ था क्या? हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कि प्रधानमंत्री ने मोदी जी को इग्नोर किया, बाईपास करके आगे बढ़ गए, और किसी ने कहा कि ही इज फ्रॉम स्मॉल कंट्री, ऐसा कुछ भी कहा। ऐसा किसने नहीं कहा। मैक्रो भी बिना बुलाए गए थे, केयर स्टारमर भी बिना बुलाए गए थे अमेरिका। अच्छा, इटली की प्राइम मिनिस्टर बिना बुलाए अमेरिका गई थी। तो अभी सब लोग जा रहे हैं कि ट्रंप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले। अच्छा, तो मोदी जी गए, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि अगर टैरिफ लग जाता है इंडिया के ऊपर तो इंडिया को बहुत नुकसान होगा। इंडिया का बिगेस्ट मार्केट अमेरिका है इस वक्त, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है। जोशी जी का हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सर्विसेज के हों। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या हम माने कि नरेंद्र मोदी के रिजिम में हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बिल्कुल ही खत्म हो चुका है? जब नरेंद्र मोदी, जैसा सर आपने कहा कि नरेंद्र मोदी बिना बुलाए वहां गए थे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप अमेरिका से मोदी के काल में बिल्कुल डाउनफॉल पे चला गया? नहीं, हम कह सकते हैं ये निष्कर्ष कैसे निकाल रहे हैं? ये बिना बुलाए गए थे, जो लाइन बोल दी डर था कि ट्रंप हर देश को धमकी दे रहा है। इंडिया तो छोटा देश है। कनाडा जो उसका सबसे नजदीकी दोस्त है, उसके खिलाफ कितना झगड़ा हुआ है, ब्रिटेन के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। तो इंडिया कोई अमेरिका कोई पुराना दोस्त तो नहीं है ना। और इंडिया का है ट्रेड में अमेरिका के साथ। अमेरिका, ट्रंप ने वादा किया था कि वो टैरिफ लगा प्लस है उनके ऊपर। तो इंडिया एक्सक्यूज मी सर, ऐसा न्यूज मिला है कि रशिया भी इनडायरेक्टली अमेरिका के फेवर में अपने स्टेप उठा रहे हैं। रशिया भी इनडायरेक्टली अमेरिका के फेवर में उठा रहे हैं। तो इंडिया का ना को दोस्त अमेरिका रहा, ना ही दोस्त रशिया रहा, तो इंडिया कहाँ जाए, किनसे दोस्ती करे? अभी सब नहीं, दोस्त कोई दोस्ती नहीं रहे। रशिया को अमेरिका बहुत हेल्प ट्रंप बहुत हेल्प कर रहा है इस समय, उसमें कोई शक नहीं है। वो एक लंबी कहानी है कि रशिया के साथ क्या रिलेशंस है अमेरिका के, ट्रंप के खास अमेरिका के नहीं, ट्रंप के रिलेशंस। लेकिन पुतिन को बहुत फायदा हुआ है ट्रंप के आने से। थैंक यू सर। लेना चाहेंगे, ये सब तो चलता रहेगा। एक्सपर्ट है और भारत के एक बहुत मशहूर मास्टर ट्रेनर हैं, उमेश जोशी। यस अमिताभ जी, थैंक यू वेरी मच। और आज के दिलीप सिन्हा साहब और हमारे राममोहन सर तो एम्बेसडर रहे हैं और इंडियन फॉरेन सर्विस के एक्सपर्ट, सेवा से संबद्ध हैं। और इन लोगों से जो आज बात की वो बहुत ही मतलब उपयोगी बात है। और बिकॉज ये लोग जो है ना एक्सपर्ट है उस चीज के, इनकी पूरी एक सर्विस का पूरा समय विभिन्न देशों में राजदूत रहे हैं। और आईएफएस की वरिष्ठ जो पद होते हैं उनसे आप सेवानिवृत्त हुए, तो इन्होंने जो कहा है उसको हमें मानना ही होगा, क्योंकि हम लोग तो एक लेमैन के रूप में अखबारों से या इधर उधर सूचनाएं मिलती हैं उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन वो हमारे एक्सपर्ट हैं दिलीप सिन्हा साहब और राममोहन साहब ने, दोनों ने एक ही बात कही है। तो इस चीज को हमें मानना ही होगा, क्योंकि आप अनुभवी हैं, इस फील्ड के माहिर हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं
तो वो जो हमारे रोग के बारे में बताता है या जो हमें सलाह देता है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो हमें इन दोनों की ही बातों को स्वीकार यहाँ पे मैं करता हूँ और यही अब अन्य से भी अपेक्षा करता हूँ। और यहाँ मैं जो भी आज हमने बातें दिलीप सिन्हा साहब ने बताई कि डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल अलायंसेस, चाइना यूएस राइवलरी इंटेंसिफाइड, अमेंडिंग ओल्ड ट्रेड एग्रीमेंट और मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी, जो इस पे भी चर्चा हुई। तो मेरा एक प्रश्न जो है दिलीप सिन्हा साहब से है कि सर ये बताएं कि हमारे यहाँ जो है न्यायपालिका और प्रेस और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं भी इंटरनेशनल माहौल से प्रभावित होती हैं। तो ट्रम्प के आने से अमेरिका में जो होगा, लेकिन न्यायपालिका, प्रेस और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भारतीय संस्थाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कल देखिए जरूर भिजवा देना। दिलीप सिन्हा साहब, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ पाई, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा था। अमिताभ जी जरा आप अपना माइक बंद कर लीजिए। सभी लोग अपना माइक बंद कर लें, सभी लोग बंद कर लें माइक, क्योंकि अब माइक खुले रहने से डिस्ट्रप्शन होता है। सर दिलीप सिन्हा साहब से मेरा ये प्रश्न है सर कि हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारी प्रेस है और जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये अच्छी फंक्शन कर रही हैं। तो अमेरिका में ट्रम्प साहब आए हैं, तो जैसे ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि राइटिस्ट हैं, और आपने राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट बहुत लिबरल होते हैं। बाइडेन साहब का जमाना समाप्त हो गया। तो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारी न्यायपालिका, हमारी प्रेस पे, हिंदुस्तान की प्रेस पे ट्रम्प के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह के रिएक्शंस हैं। ट्रम्प के सपोर्ट में भी बहुत लोग हैं, ट्रम्प के विरुद्ध भी बहुत लोग हैं। जो ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं उनके अलग व्यूज हैं, जो ट्रम्प को अपोज करते हैं, कुछ लोग अमेरिका को ही अपोज करते हैं बहुत स्ट्रांगली, चाहे ट्रम्प हो या बाइडेन हो। एक ये पॉइंट था कि लेफ्टिस्ट और लिबरल्स, अमेरिका में लेफ्टिस्ट नहीं है कोई, क्योंकि वहाँ कोई सोशलिज्म में विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं वो अपने आप को लिबरल्स बोलते हैं, और लिबरल्स की जो पॉलिसी है वो थोड़ी बहुत हल्की सोशलिस्टिक होती है, जैसे कि हेल्थ केयर में वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वो लोग स्टेप्स लेते हैं फॉर द डाइवर्सिटी के लिए, इक्विटी के लिए, इंक्लूसिवनेस के लिए, DEI पॉलिसी बोलते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर नाम की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर मेनली गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ही सपोर्ट करते हैं दोनों साइड्स। लेकिन हाँ, इलीगल इमिग्रेशन में डेफिनेटली जो लिबरल्स हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो बहुत सॉफ्ट थे, इस पर कोई शक नहीं है। और उसी कारण वहाँ पर सोशल वायलेंस बहुत, थेफ्ट बहुत बढ़ गए थे अमेरिका में। और ये एक बहुत बड़ा कारण है ट्रम्प की जीत का, कि ट्रम्प जीता क्यों इतने वोट लेकर। ट्रम्प बहुत दिनों बाद रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट को इलेक्टोरल वोट ही नहीं, पॉपुलर वोट में मेजोरिटी मिली है। 3 मिलियन वोट से ज्यादा जीता डोनाल्ड ट्रम्प। और एक बहुत बड़ा कारण था कि लिबरल्स की जो पॉलिसी थी ऑन इलीगल इमिग्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, उसके खिलाफ बहुत रिएक्शन हुआ अमेरिका में। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में सेट की बहुत लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग अपोज करते हैं। इंडिया में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में इंटरनली बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गया है। कुछ लोग मोदी को इतना अपोज करते हैं कि उनको लगता है कि मोदी जो भी करेगा वो गलत है, और कुछ लोग मोदी कैसे भक्त हैं कि वो कहते हैं कि मोदी ने जो किया वो ठीक ही है, मतलब मोदी अब विश्व गुरु बन गए हैं, भारत अब बिल्कुल अब चमक रहा है दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है, भारत जैसा पहले था वैसा ही है। थोड़ा बहुत इम्प्रूव डेफिनेटली किया है स्टैंडिंग में, लेकिन समस्याएं भी उतनी ही हैं। खालिस्तानी की समस्या है, पाकिस्तान की समस्या है, चीन की समस्या है, बांग्लादेश की समस्या है। तो समस्याएं हैं और पहले भी थी, अभी भी हैं। लेकिन स्पेसिफिक स्टेप्स जो है उस पर आप मत ले सकते हैं कि भाई मोदी जी अमेरिका गए, उनका जाना ठीक था कि नहीं था। उसमें आपके दो मत हो सकते हैं कि बिना बुलाए वो गए, वो ठीक किया या गलत किया। लेकिन अब ये कहना कि मोदी विश्व गुरु हो गए इसलिए वो जहाँ जाएंगे और बाकी लोग उनके चरण छुएंगे, वो सब बेकार बातें हैं। ना ही ये कि भाई मोदी जी जो करते हैं गलत है। ऐसे ही बहुत लोग हैं, यहाँ दिल्ली में ऐसे बहुत इंजीनियर लोग हैं जो मोदी ने जाकर बदनाम कर दिया देश को, वहां चले गए जाकर।
फैक्ट इज अमेरिका गए मोदी तो वहां पर सबसे मुलाकात हुई उनकी बाइडेन उनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई, उनकी एलन मस्क से मुलाकात हुई और लोगों से मुलाकात हुई। अभी जो कल जो मीटिंग की बात कर रहे थे नागेश जी, वो मीटिंग कल हो रही है, उसमें कि ये भी आ रही हैं जो नई आई हैं तुलसी गाबार्ड। तो ये सब बातें ऐसी हैं, इनसे लगता है कि इंडिया में डेफिनेटली इंडिया का इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो पिछले कई सालों से बढ़ रहा था वो बढ़ रहा है, उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। लेकिन ये कहना कि भारत विश्व गुरु बन गया वो पहुंच जाती है। लेकिन हाँ, इंडिया इज इंटरनेशनली एन इम्पोर्टेंट कंट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तब है कि इंडिया अमेरिका के ट्रम्प के साथ इज ऑल्सो वल्नरेबल, क्योंकि टैरिफ लगाएगा ट्रम्प तो इंडिया को नुकसान होगा उससे। आज हमारे इतने सारे सर्विस सेंटर्स हैं जो अमेरिकन कंपनीज को सॉफ्टवेयर में हेल्प कर रहे हैं, अगर कहीं टैरिफ लगा दिया है, कुछ स्टेप ले लिया, सारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी था हमारे लिए कि हम अमेरिका को आश्वस्त करें कि भाई हम कदम उठा रहे हैं और हमें थोड़ा टाइम दो, हम जो हमारा सरप्लस है उसको हम एड्रेस करेंगे। क्योंकि सरप्लस हमारा सरप्लस करीब $60 बिलियन का सरप्लस है अमेरिका के साथ, उसे हम नकार नहीं सकते। और उसके खिलाफ ट्रंप ने कहा है कि वो एक्शन ले सकता है, ले भी लेगा ट्रंप। हो सकता है कि 2 अप्रैल को कुछ टैरिफ्स इंडिया पर नहीं, इंडिया स्पेसिफिक नहीं होगा, वो ग्लोबली लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ, उस पर इंडिया भी इफेक्ट होगा उससे। लेकिन अगर हम उससे बच पाते हैं तो अच्छी बात होगी। एक प्रश्न मेरे पास है, पूछना चाहते हैं। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, टैरिफ का जो चैलेंज है, क्या ऐसा है कि हम इस चैलेंज को ट्रेड पैकेज के रास्ते उसको हम बीट नहीं कर सकते हैं? ऐसा न्यूज तो आया था, उनको लेकर के वो बताए टैरिफ वो कम करे, टैरिफ वो बढ़ा दे, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम we will get out of the tariff route and build up a trade package by इस तरह की बात भी आई थी। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था कि बायलैटरल ट्रेड पैकेज, फ्री ट्रेड जोन्स की ट्रेड के बेसिस पर हम लोग इसको काउंटर कर सकते हैं। ये न्यूज़ आया था शुरू में ही, जब भी आता, इसके बाद इस पर हमने कोई बहुत अच्छी तरह से इसको नहीं पढ़ा है। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि ट्रेड पैकेज, बायलैटरल ट्रेड, FTAs, FTZs, इन सब के रास्ते से हम अमेरिका के साथ अगर ट्रेड पैकेज करके ये जो रूट है, इसको इस पर थोड़ा आप रोशनी दे सकते हैं? हाँ, इस पर इसीलिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर गए थे, करीब 1 सप्ताह अमेरिका में थे। और अभी जो बातचीत हो रही है वो हो रही है कि FTA यदि अमेरिका के साथ हो सके तो उस पर बातचीत हो रही है। FTA नहीं भी हो तो भी कम से कम अमेरिका टैरिफ नहीं लगाए और इंडिया तैयार है अपनी टैरिफ कम करने के लिए। जो एरियाज जैसे अब टेस्ला है, अब टेस्ला पर बहुत जोर दे रहा है अमेरिका, तो लोग कह रहे हैं टेस्ला पर ड्यूटी कम कर दो लेकर। जैसे पिछली दफा हम हार्ले डेविडसन को लेकर ट्रम्प को बहुत दिमाग में घुसा था कि हार्ले डेविडसन पर इंडिया में इतनी ड्यूटी क्यों है, तो हमने ड्यूटी कम कर दी लेकर। तो ऐसा स्पेसिफिक स्टेप्स भी ले सकते हैं। लेकिन एक टैरिफ जो ट्रेड सरप्लस है उसे कम करने का एक और तरीका है कि इंडिया अमेरिका से और खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि उससे ट्रेड बैलेंस ठीक हो जाएगा। तो उस पर बातचीत चल रही है कि इंडिया अमेरिका से क्या खरीद सकता है। एक बात हो रही थी कि शायद F-35 खरीद लिया अमेरिका, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, डिफेंस परचेजेस और बढ़ाए अमेरिका से, या फिर और कुछ और प्रोडक्ट्स खरीदे अमेरिका से। लेकिन द फैक्ट इज कि वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। वी कैन नॉट प्रिटेंड कि जो पुराने इकोनॉमिस्ट्स हैं वो बोलते हैं कि जो ट्रेड है वो
हर कंट्री के साथ बैलेंस नहीं हो सकता है, वो ग्लोबली देखना चाहिए हमें। ग्लोबली तो इंडिया डेफिसिट में है, तो अमेरिका के सब से क्या फर्क पड़ता है भाई, ग्लोबली तो हम डेफिसिट में है। लेकिन ट्रंप वैसे नहीं देखता है, ट्रंप देखता है कि बायलैटरली क्या सिचुएशन है। बायलैटरली देखता है कि इंडिया का सरप्लस है तो हम एक्शन लेंगे, तो हमें बायलैटरली एड्रेस करना होगा उसको अमेरिका के साथ, और वही करने के लिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर गए थे, 7 दिन वहां रहे, और लोग अब सोच रहे हैं कि क्या खरीद सकते हैं अमेरिका से हम लोग, ताकि हम लोग ट्रेड जो डेफिसिट है अमेरिका का, हमारा सरप्लस, उसे कैसे कम किया जा सकता है। दिलीप सर, विथ योर परमिशन सर, दिलीप सर एक बात बोलना चाहूंगा सर। एक्चुअली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जो चाइना जो डीप सीक ले आया है, तो डीप सीक का कार्ड अपना देश भारत भी डेवलप कर लिया है। इसकी भी चर्चा हुई है ट्रंप के साथ, क्योंकि चाइना को नीचा दिखाने के लिए अपना डीआरडीओ डीप सीक से भी अधिक पावरफुल मैट्रिक्स वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैकेज ले आया है। बस मैं अभी इस पर बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ, केवल इशारा कर रहा हूँ। ये भी कुछ इस पर भी है सर, तो हमें अपने अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के तो खड़ा रहना पड़ेगा, झगड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे क्षेत्र में, वो भी हमको अमेरिका को दिखाना पड़ेगा कि भैया हम भी सक्षम हैं। तो ये डिप्लोमेटिकली हमको दिखाना पड़ेगा कि वी आर पावरफुल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। थैंक यू। अमिताभ जी, मेरा एक प्रश्न और है सर, मैं राममोहन साहब से पूछना चाहूंगा सर कि ये बताएं कि पेरिस समझौता और ये WHO से अमेरिका ने विड्रॉ किया है, तो अब इस स्थिति में जो अमेरिका का हिसाब से एक वैक्यूम हुआ है, तो भारत की क्या प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी? क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, ये ट्रंप का जो एक शॉक आया है इंडिया पर, वो भी असेस कर रहे हैं कि वर्ल्ड में क्या सिचुएशन होती है ट्रेड का। रीअलाइनमेंट तो होगा ही, इंडिया को वो डंप नहीं कर सकते हैं। इंडिया को डंप करेंगे तो किसको लेंगे साथ में, क्योंकि अमेरिका को कंट्रीज चाहिए जिसके साथ ट्रेड करे। इंडिया से ट्रेड बंद करके अमेरिका सरवाइव नहीं कर सकता है। इंडिया ही नहीं, बहुत कंट्री से उसको एक्सपोर्ट करना ही है, इसीलिए वो अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी वो चेंज कर रहा है। अभी 2 महीने हुए हैं और 4-5 महीने और दीजिए, इस साल के फॉल में सितंबर अक्टूबर तक रियल अमेरिकन पॉलिसी नज़र में आएगी। अभी ऑलरेडी सुनते हैं कि एलन मस्क से थोड़ा पार्टिंग ऑफ द वेज हो गया है, रूबियो से उन्होंने झगड़ा कर लिया, दिखलाने के लिए या रियली किया है। इससे भी इफेक्ट पड़ता है ट्रेड के। देखिए, अमेरिका जो है वो अपने को आइसोलेट दिखलाना चाहता है कि वी कैन सरवाइव एंड डिक्टेट टर्म्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड अब ट्रंप साहब इसको टेस्ट कर रहे हैं, हाउ द वर्ल्ड रिसीव्स हिज न्यू टैरिफ डिक्टेटरशिप। मेरा पर्सनल व्यू है कि 3-4 महीने में थिंग्स विल चेंज। WTO में वापस आना पड़ेगा या WTO के इक्विवेलेंट अमेरिका को भी आना पड़ेगा, बिकॉज यूनिलैटरली अमेरिका सब कुछ नहीं कर सकता। दूसरों की वॉइस होगी, उनका इकोनॉमिक पावर भी होगी, इसलिए वेट कर जाइए। अभी 2 महीना भी 1 दिन बाकी है 2 महीने से। 2 महीने में पूरा हड़कंप मचा दिया पूरे वर्ल्ड में। अब धीरे धीरे सब कंट्रीज भी समझ रहे हैं, इंडिया भी समझ रहा है कि वी कैनॉट एक्सेप्ट अमेरिका एज आवर लॉन्ग टर्म फ्रेंड, वी विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट फ्रेंडशिप। इंडिया को अपना रीडिफाइन करना पड़ेगा ट्रेड रिलेशंस, वैसे ही उसी हिसाब से अमेरिका भी रीडिफाइन करेगा इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस। यूरोप के साथ भी अमेरिका का यही होने वाला है। अभी तो यूरोप को बहुत उसने झटका दिया है, ये टैरिफ वो टैरिफ, कहीं सेंसिबल टैरिफ की बात कर रहा है, कहीं इनसेंसिबल टैरिफ की बात कर रहा है, ब्रवाडो ऑफ द पावर। लेकिन आगे 3-4 महीने में क्या होता है ये भी डिपेंड करता है कि यूक्रेन वॉर कैसे ख़त्म होता है। अभी तो आज तो रशिया ने
अमेरिकन प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। देखिए अमेरिका नया प्रपोजल क्या लेके आता है ज़ेलेंस्की के बिहाफ पर। तो वर्ल्ड अभी बहुत फ्लूइड है। सिर्फ 2 महीने हुए हैं ट्रम्प के, पूरा वर्ल्ड परेशान है, अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। और 4 महीने और दीजिए, 6 महीना जब हो जाएगा ट्रम्प का, जून जुलाई ऑनवर्ड्स, रिकॉन्सोलिडेशन और रियल पॉलिसी, रियल फेदर्स ऑफ अमेरिका विल शो। उसी के हिसाब से वर्ल्ड विल अडेप्ट इटसेल्फ। चाइना को तो बहुत फायदा हो रहा है जो ट्रम्प। जी बोलो। नहीं अब बंद किया जाए, अब 9 बज रहा है। हाँ बहुत बढ़िया निष्कर्ष राममोहन बाबू ने निकाला और बहुत बढ़िया कंक्लूजन दे दिया। और कि अभी 2-4 महीने बाद देखा जाए, और इंडिया को भी बहुत ज्यादा डिपेंड अमेरिका पे नहीं रहना है, अमेरिका भी बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहेगा। इसलिए नई तरह से हम लोगों को सोचना है। अच्छा, ये 2 महीने में ट्रम्प ने अकेला ही आदमी कुछ तो वर्ल्ड के इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर बहुत प्रभाव डाला है, ये तो एकदम नेकेड ट्रुथ है। और ये हमारे तीनों विद्वान मिलकर के ये इस बात को पूरा खुलासा कर दिए। हमारे बीच में अनिल कुमार जी भी हैं, ज्योत्सना मैम भी हैं, सैमुअल जोसेफ, यू आर आल्सो देयर, एसबी रमन, अभय कृष्णन, so many scholars are there, but time is the constraint, no? So we would like to close here. लेकिन आज का डिस्कशन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये विद्वान लोग हमेशा हमारे ग्रुप, असल में तो शनिवार हमारे दिलीप सिन्हा साहब और राम मोहन जी के लिए ही है। जब ये लोग नहीं आते हैं तब हम दूसरे लोगों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन हम आज का डिस्कशन इतना सुंदर हुआ, ये हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में सबको मिल जाएगी। और आज एक नए वक्ता मणि कुमार दास जी के दोस्त जो हॉस्पिटल से बोल रहे थे, वो भी बहुत अच्छा फैक्ट बोले, और मैं मणि कुमार दास जी को धन्यवाद देता हूँ। और चाहूंगा कि वो अपने मित्र अरुण कुमार रॉय जी को का फोन नंबर हमको दें, ताकि अब हम उनको अपने वेबिनार ग्रुप में रखें, तो उनके पास भी नॉलेज का खजाना है। अब मैं चंद्रेश्वर खान साहब से विनती करूंगा कि वो अपनी अमृत वाणी 2 मिनट में बोल दें, क्योंकि हमारे दिनेश दिलीप सिन्हा और राम मोहन जी समय के बहुत पाबंद हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटा समय लिया, और लोगों के भीतर का इतना सुंदर टॉपिक इन्होंने चुना था कि भीतर के प्रश्न को दबा नहीं सकते थे और उनका उत्तर देना जरूरी था। अभी भी इसमें बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और कुछ विद्वानों को बोलने का मौका नहीं मिल सका, उनको अगले शनिवार को बोलने का मौका हम लोग देंगे। लेकिन इस बीच चंद्रेश्वर खान साहब मैं लूंगा आपका अमिताभ जी। हमारे आज राममोहन साहब और दिलीप सिन्हा साहब हमारे दोनों राजदूत रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मेरे साथ में 5-6 लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरे संग बैठे हैं। सर का समय भी बहुत ले लिया, लेकिन 15 दिन के अंतर्गत फिर आप दोनों को आमंत्रित करें, ताकि ये जब आते हैं तो हमारे इस ग्रुप की इम्पोर्टेंस बढ़ती है, और जो हमारे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं लड़के, उनको भी लाभ मिलता है। तो 15 दिन के बाद में दोनों सर से रिक्वेस्ट करें कि बहुत सारे इंटरनेशनल चेंजेस हो रहे हैं, उस पे ये अपने विचार दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। हमारे विद्वान लोग जहां भी अपना फंक्शन करें, इन दोनों विद्वानों को कम से कम दिलीप सिन्हा और चंद्रशेखर खान को बुला के, ये लोग कोई गलती नहीं करेंगे लेकिन अपने संस्थान का नाम उज्जवल करेंगे। ये हमारे देश की संपत्ति है। वैसे ही साकेत बासु जी और अनिल कुमार, सारे विद्वान लोगों को हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं उसको आमंत्रित करें। और ऐसा हुआ भी है, एन प्रसाद साहब ने हमारे उमा शंकर जी को बुलाया, चंद्रेश्वर खान जी को बुलाया, और लखनऊ से भी कई, रांची से भी कई लोगों को बुलाया गया। तो इंटरपर्सनल लिंक हम लोग का बहुत अच्छा हो गया है।
और जब जहाँ जहाँ हम लोग गए, बीएन जहाँ जब गए लखनऊ, तो वहाँ भी उमेश चंद्र जोशी जी ने उनको सबसे मिलाया, वहाँ फंक्शन करवाया। तो इस तरह से जहाँ भी ये हमारे विद्वान जाए, अपना मोमबत्ती लेके जाएं और वहाँ पर दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं और उनका सुगंध लोगों को सुनने को मिले, क्योंकि इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन ईश्वर की देन है। ये हमारा अमिताभ का देन नहीं है, ये ईश्वर की देन है। हम लोग इतने एसोसिएट हुए। चंद्रेश्वर खान साहब से अंतिम अमृत बाणी हम लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग हम इनके धीरज के लिए इन दोनों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। तो चंद्रेश्वर खान प्लीज, आशीर्वाद दिलीप साहब निकलेंगे इसीलिए, और राममोहन जी दिलीप जी को दिलीप साहब इशारा कर रहे हैं, निकलने वाले हैं, तो उनके समक्ष आपने बहुत सारी चीजों का दहन किया। होलिका दहन जो होता है, दोनों राममोहन जी को आज हम सुन नहीं पाए क्योंकि होली में जाना पड़ा, और आप दोनों ने सृजन एक नया आधार दिया, उसके लिए आधार प्रदान करने के लिए आभार, धन्यवाद और होली का प्रणाम। होली में दोनों है, एक तरफ होली का दहन है और एक तरफ आनंद है। यदि गड़बड़ी का यदि दहन करेंगे तो आनंद का आगमन होगा। और इस शुभ शुरुआत में बहुत कुछ है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमिताभ जी बोल सकते कि ये लोग एक रत्न है। प्रणाम 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 और प्रणाम और बुजुर्गों को चरण स्पर्श। हम लोग फिर कल मिलेंगे। कल 2 डॉक्टर हैं और एक के डीन हैं, तो हम लोग वायरल डिजीज पूरे में फैलाए, और महाराष्ट्र के सब लोग हैं। कल बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट दिन है, और प्रसाद साहब ने कहा था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन पूछेंगे कल उन लोगों से। अनिल प्रसाद जी, कल हम आपका सुनेंगे और दूसरा भाभी का भी बात सुनेंगे। कल के दिन आप लोग को मौका देंगे, क्योंकि टाइम अब 9:05 भी हो गया, इसलिए ज्यादा रोकना ठीक नहीं है। तो सभी को प्रणाम प्रणाम। Samuel Joseph, you will be beginning tomorrow, and tomorrow you should come again, Samuel Joseph. So, yes sir, I will surely join tomorrow. Okay. हर्षी जी का भी सुनेंगे, great economist. So we will be meeting tomorrow and we'll be listening each other tomorrow. And but please don't forget to join tomorrow also, because that